ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि नीट का लेवल इतना तार से बढ़ गया कि लोगों को ना बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना था स्टार्टिंग से। हाँ। कि यार पेपर टफ भी आ सकता है, आपको क्या करना है पेपर पूरा करके आना बिना पैनिक करे। हमने बहुत प्लान किया, बहुत बड़ा करेंगे, प्लान करके कभी कुछ बड़ा होता ही नहीं है, ये लाइफ में अपने आप ही होता है। आपका खुद का भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, चीजें लाइन हुई, चीजें स्टार्ट हुई, बहुत क्रेजी लेवल पे हिट हुई, फिर चीजें बिगड़ने कहाँ से शुरू हुई। कई बार क्या होता है कि चीजें जब बहुत बड़ी होती हैं कई बार कंट्रोल नहीं रहती, जो मुझे समझ में। हाँ, अब क्योंकि हम लोग को भी 2-3 साल हो गए तो आप समझ में आता है ये सारी चीजें सब लोग कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि वो सब नहीं कंट्रोल कर पाए हो जो भी है, पर अब तो इसमें टाइम हो गया तो हम लोग भी अवॉइड कर दें। तो सर अब कोटा का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? कि वो अब क्या हुआ है ना, ये जो कोटा की सबसे बड़ी कोचर थी, हाँ, उसके सेंटर्स बाहर हो गए तो बहुत सारा बच्चा बाहर हो गया। दूसरा क्या होता है कि पहले बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा मैच्योर हुआ करता था तो वो कोटा का माहौल झेल जाता था। पर सर ये नॉइज बहुत रहती है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा चूज कैसे करे कि वो ऑफलाइन में जाए या ऑनलाइन में जाए। जैसे बच्चे की अगर आप प्रायोरिटी पूछोगे ना, नॉर्मली ऑफलाइन ही होती है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो सर जी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, बताइए टायर 2 टायर 3 सिटीज के बच्चे उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, प्लस उतना ट्रैवल भी नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजंस होते हैं सबके। तो एक रूटीन वाला चीज कैसा आएगा बच्चों के अंदर? देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना वो 2021-22 के आसपास की बात है। हाँ, एक बहुत बड़ा फेमस फेस है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी गीता के समान है। मैंने बहुत टीचर सुना है कि आपको 50 बार पढ़नी चाहिए, 40 बार पढ़नी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी बार किसी नीट एस्पिरेंट को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपका पेट में कितना खाना जाएगा? नहीं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा कोई एस्पिरेंट, तो उसको दोस्ती, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, इन चीज़ों में किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 17-18 साल के बच्चे जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ को। हाँ, तो उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए इन चीज़ों में। सो सर वेलकम टू दी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज आपके सामने बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी थोड़ी एक सिंपल और पुरानी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मेरा तो वैसे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, अभी मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हुई गई है, पर जब सर मुझे 11th में चूज़ करना था कि मुझे मेडिकल लेना है या इंजीनियरिंग करना है, तो सर मैंने सोचा कि वीडियोज़ देखते हैं। तो मैंने आपकी वीडियो देखी बायोलॉजी की, कुछ 1-2 चैप्टर, मुझे अच्छे से याद नहीं कौन सा चैप्टर था, बट मैंने कुछ देखा और मैं 100% कन्विंस हो गया था कि यार मुझे बायोलॉजी लेनी है, मतलब मुझे यहाँ जाना है। और तो फिर घर वालों का थोड़ा प्रेशर और फिर कुछ दोस्तों की बात सुनी तो फिर मुझे वापस उसमें आना पड़ा, नॉन मेडिकल में। बट सर आपके पढ़ाने से मुझे लगा कि यार मुझे ले लेनी चाहिए। अब उस बात को 4-5 साल हो गए और आज हम सामने बैठ के पॉडकास्ट करूँ तो सबसे बड़ी मेरे ऑनर की बात है। सो या सर आप दोबारा देख सकते हो वीडियो, ऐसी नहीं? हाँ देखेंगे सर, दोबारा देखेंगे बिल्कुल श्योर, जब भी मन करेगा कुछ बायोलॉजी का पढ़ने का सर आपकी वीडियो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आप ये बताओ कि क्या चल रहा है आजकल एडटेक में? बहुत नॉइज है एडटेक के अराउंड, ये चल रहा है, इतनी फंडिंग, टीचर सेलिब्रिटी बनने, 10 चीज़ें चल रही हैं, बट आप बताओ कि एक्चुअल में एडटेक में क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से ना एडटेक इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। एक टाइम जब आया था ना, कोविड हुआ था, तो उसके बाद एडटेक ने एक्चुअल में बूम किया, बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन लेकर आया। अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि यार बच्चा एक्चुअल में समझ नहीं पा रहा है कि क्या मैं सच में ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ क्या हुआ है कि जब कोविड लगा था ना तो स्टार्टिंग में बाय फोर्स बहुत सारा 8, 9, 10th का बच्चा ऑनलाइन पढ़ा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा 8, 9, 10th का बच्चा ऑनलाइन गया ही नहीं है। उस वजह से ऐसा लग रहा है कि अब एडटेक ना एक उस फेज में आ गया है कि जिस बच्चे को बहुत नीड होगी या जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ, वही एडटेक के थ्रू आएगा या बहुत डिप्राइव सेक्शन आएगा। बाई फोर्स अब नहीं आ रही है चीज़ें, तो मतलब थोड़ा सा है ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो मुझे फील हो रहा है। पर सर ये एक नॉइस बहुत रहती है, एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बट वही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चा चूज कैसे करे कि वो ऑफलाइन में जाए या ऑनलाइन में जाए? देखो ऑनलाइन ऑफलाइन में जैसे बच्चे की अगर आप प्रायोरिटी पूछोगे ना, नॉर्मली ऑफलाइन ही होती है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। लेकिन क्या होता है कि ऑफलाइन में एक ही जगह पे बहुत सारे टीचर्स मतलब अच्छे मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चा के आसपास ना बहुत सारे सेंटर्स होते नहीं और सभी बच्चे जो हैं उतना ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उसको कई बार क्या होता है, ऐसा फील होता है कि यार अब मैं अदर ऑप्शन देखूं, तब फिर वो जाता है कि कुछ ऑनलाइन में। तो मेरा अभी भी मानना है जो जितना भी टायर 2 टायर 3 सिटीज है जहां पर ज्यादा डिप्राइवेशन है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है, वहां बच्चे ज्यादा ऑनलाइन में पढ़ेंगे। और जो प्रॉपर सिटीज़ हैं जहाँ पर आसपास सेंटर्स हैं, लोग उनको टीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, वो धीरे धीरे ऑफलाइन पढ़ेंगे। कुछ डाउट सॉल्विंग के लिए, कुछ टॉपिक के लिए वो ऑनलाइन जा सकते हैं। अच्छा, तो उस तरीके का मुझे फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में एडटेक ऐसे सेटल हो जाएगा। ये मतलब जिस
तरह का बच्चा उस तरह का कस्टमाइजेशन, हाँ वो चीज़ हो सकती है। सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, मैंने जो तैयारी की थी तो मेरे साथ तो इशू ये था कि कोविड का पीक टाइम था, हाँ, तो ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि पढ़ने में मज़ा आता था, टीचर्स बहुत अच्छे मिलते थे, बहुत कम प्राइस में आई एम गेटिंग द बेस्ट टीचर्स। वरना उससे 2-3 साल पहले उन टीचर्स से पढ़ने के लिए, उनके एक्सेस के लिए आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, आपको कोटा जाना पड़ता था। बट चीज़ ऐसी हुई कि आपको वो टीचर्स बिल्कुल कस्टमाइज फॉर्म में आपको मिलने हैं। बट सबसे मेजर इशू था कि रूटीन नहीं बन पाता था। मतलब आज आप पढ़े, आपको डोपामिन हाइक मिला कि अरे यार आज तो बहुत पढ़ लिया 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बट फिर वही घर में बैठे हो, कोई क्लासमेट नहीं है जिससे आप डिस्कस कर सको क्या चल रहा है, फिर वही ऑनलाइन बातें हो रही हैं क्या हो रहा है, तो फिर वो रूटीन नहीं बन पाता। तो सर जो ये बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, सामने बताया कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के बच्चे उतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, प्लस उतना ट्रैवल भी नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजंस होते हैं सबके। तो एक रूटीन वाला चीज़ कैसे आएगा बच्चों के अंदर? देखो मैं आपको बताता हूँ, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ना, वो 2021-22 के आसपास की बात है। हाँ। अभी क्या हो गया है ना, बच्चा पढ़ने ऑनलाइन जाता है पर वो रील देखता है। हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये फैक्ट है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप जो कह रहे हो ना कि वो नहीं बनता हमारा, मतलब शेड्यूल नहीं बन पाता, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि ऑनलाइन सिर्फ वो पढ़ सकता है जिसके पास मजबूरी है, ऑफलाइन नहीं जा सकता, या ऑफलाइन में ऐसे टीचर्स नहीं है। क्योंकि क्या होगा, ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, और बाय नेचर ह्यूमन में सेल्फ डिसिप्लिन है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। तो जो बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रखेगा, जिसको अपना गोल क्लियर दिख रहा होगा, वही पढ़ सकता ऑनलाइन से। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है कि वो मतलब उस तरीके से कर पाए। मैं एक आपको डाटा बताता हूँ, चाहे वो किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म का, चाहे कोई भी हो, जब बैच स्टार्ट होता है तो मान लो 100 बच्चे हैं, लास्ट तक आते आते सिर्फ 10% बच्चा होता है जो लाइव टीचर के साथ पढ़ रहा होता है। 90% बच्चा जो होता है वो पीछे छूट गया है, या वो बैकलॉग में रह गया है, या कहीं ना कहीं उसने छोड़ दिया है। तो क्योंकि आप एक चीज ये देखोगे कि हम लोग कहते हैं कि यार इतने एडमिशन हो गए, एडटेक में फीस सस्ती है, एक ही बार में पूरी फीस ले लेते हैं बच्चे से, तो वो पता ही नहीं चलता कि बच्चा ड्रॉप हो गया और क्या है। जैसे ऑफलाइन में क्या है, बच्चे ने फीस दे दी, अगर वो नहीं आ रहा है तो अटेंडेंस का आइडिया लगता है। हाँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि हमें फीस मिल गई है, अगर टीचर्स को या मतलब जो भी प्लेटफॉर्म को, वो उतना ट्रैकिंग करते भी हैं तो अपने पास इंटरनल रखते हैं। हाँ। कि यार इतना बच्चा कम हो गया ये है, और जैसे उनको लगता है कि बैच में बच्चा कुछ कम हुआ, फिर वो नया बैच निकालते हैं। हाँ। कि भाई हो सकता है इस बैच में बच्चा एंटर करके पढ़ने लगे। तो है कहीं ना कहीं एक बैलेंस है कि पढ़ वही सकता है एडटेक में, मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा ऑनलाइन में, जो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, जिसपे रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं है, और जिसको लगता है कि यही एक तरीका है जो उसको सिलेक्ट करा सकता है। टीचर्स अब कंपैरेटिवली मटेरियल भी ज्यादा हो गया। अगर आप देखोगे ना यूट्यूब पर बैचेस में बहुत टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, कई ऐसे हैं जिनका नाम भी नहीं पता बच्चों को, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। लेकिन अभी भी मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आज मेरे से पूछोगे ना आप कि यार मतलब सर कोई 2 अच्छे टीचर बताओ, 4 अच्छे टीचर बताओ, हम भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि मटेरियल भी बहुत स्कैटर्ड पड़ा हुआ है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मुझे दिखेगा तो और बेटर मुझे फील होगा। ठीक है, पर मैं अभी ये तो समझ पा रहा हूँ कि जो डिसिप्लिन है वही पढ़ पाएगा, बाकी तो नहीं। गॉट इट सर हर जगह ये बात होती है बच्चों का पर्सपेक्टिव ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, बट टीचर की खुद की एफिशिएंसी में, पढ़ाने की एफिशिएंसी में, या टीचर खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस में ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क पड़ता है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे पहले, तो प्रिपरेशन उतनी ज्यादा नहीं होती थी। रीजन क्या होता था कि हमें पता है बच्चा सामने है, अगर कुछ पूछेगा तो हम ये मानते थे कि हम 80% 70% बैच में पढ़ाएंगे, 10-20% बच्चा हमसे डाउट के थ्रू निकाल लेगा। मतलब वो कुछ ना कुछ डाउट पूछेगा, हम बता देंगे क्लास के अंदर, ऐसा हम मान के चलते थे। अभी ऑनलाइन में आने से क्या हुआ है, हमें प्रिपरेशन लेवल ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हम ये मानते हैं बच्चा डायरेक्ट डाउट पूछ ही नहीं पाता। लोग चाहे कितना भी इसको बोले कि नहीं हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा डाउट पूछ पाएगा, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है ना, अभी ऐसा बन पाया है कि जहां पर बच्चा डाउट रियल में पूछ पाए, बना ही नहीं है अभी तक। तो डाउट नहीं हो पाते, तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो लेवल ऑफ टीचिंग इतनी ज्यादा हाई रखे ताकि उसको मतलब बच्चे को ज्यादा समझ में आए एक्चुअल में, और ये प्रेडिक्ट कर सके कि क्या डाउट आएगा उसके, क्या डाउट आएगा। और ये कैसे होता था मैं बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में एडटेक में जुड़ा तो मैं क्या करता था, मैं कमेंट पढ़ता था। अच्छा। अब क्या था कि वहां पर ऐप में कमेंट नहीं आते थे। कमेंट जो आते थे वो कैसे आते थे, मैं टेलीग्राम चैनल ओपन करता था, बच्चा वहां पे कमेंट लिखता था, उससे मुझे आइडिया लग जाता था कि बच्चे को किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। और एक चीज जो हमने सीखी ना वहां पर, जैसे अगर आप ऑफलाइन में देखोगे ना, टीचर क्या करता है, 80% बच्चों को टारगेट करके पढ़ा दिया, पर कुछ अच्छे बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें जरूर बता के जाता है जो अच्छे बच्चे को लगता है कि यार ये मेरे लिए थी। लेकिन ऑनलाइन बैच में नॉर्मली टीचर ओपन एंडेड बातें नहीं बोलता, जिस बात को वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको वो बोलेगा ही नहीं। अगर वो बोल
बोल देगा तो वही उसका सबसे बड़ा डाउट रहेगा। तो ये ऐसा मैंने मतलब स्टार्टिंग के डेज में ही फील कर लिया था। तो इसीलिए क्या हुआ, प्रॉपर पीपीटीज बनाते हैं टीचर, ये हमने ही स्टार्ट किया था कि प्रॉपर पीपीटीज बननी चाहिए। एनसीईआरटी की स्निप फर्स्ट टाइम मैंने ही मतलब प्रॉपर कहते हैं ना स्निप काट के लगाना, वो लगाया। उससे लगा कि यार एनसीईआरटी की लाइन, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, हम पढ़ा रहे हैं टायर 2 टायर 3 को, टायर 2 टायर 3 के मैक्सिमम बच्चों की इंग्लिश वीक है। हाँ। अब एनसीईआरटी जो लिखती है वो साइंस को भी ऐसे लिखती है कि एक ही मीनिंग में वो 4 ऐसे वर्ड्स लिखते हैं जिसको बच्चे को समझ ही नहीं आता, बहुत ही कॉम्पैक्ट रहती है, अजीब से वर्ड, जैसे बहुत छोटी चीज है, स्मॉल को वो लिख सकता है माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल को ही लिख सकता है इनकॉन्स्पिकुअस। तो ऐसे ऐसे शब्द लिखेगा कि जो बच्चे को आता ही नहीं है। हाँ। अच्छा, बच्चे के साथ क्या होता है, जब उसको कुछ लाइन नहीं समझ में आएगी आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना एनसीईआरटी की वो जो स्निप्स हैं उनको लगा दिया जाए। अब ऐसा ऑफलाइन में तो पॉसिबल नहीं है, तो ऑफलाइन में हम लोग क्या करते थे, कोई टॉपिक पढ़ा दिया, बच्चों को बोलते थे एक बार एनसीईआरटी निकाल के आप ये पैराग्राफ पढ़ लो। तो वो एक अलग अप्रोच थी। पर ऑनलाइन में हमने देखा हम ज्यादा मतलब उस तरीके से टीचिंग कर रहे हैं जिसे आप ये भी कह सकते हो स्पून फीडिंग है, क्योंकि उसमें बच्चे का काम कम है, टीचर का काम ज्यादा है। उससे नुकसान भी है, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं है, नुकसान है, डेफिनेटली नुकसान है। नुकसान ये दिखता है कि यार बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो बहुत वीक है। हाँ। और वो इसी होप में कर जाऊंगा बहुत ड्रॉप करता है, और वो खुद का माइंड से प्रिपेयर नहीं कर पाता, पूछने का, जानने का नहीं करता। मतलब बच्चा बेसिकली बैठा रहता है, टीचर लिख पाएगा, आ रहा है। अब आप देखो टीचर ये भी ऐसा भी करते हैं कि टीचर खुद ही सॉल्व कर देते हैं। हाँ। मैंने देखा है बहुत सारा केमिस्ट्री फिजिक्स से टीचर खुद 40 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बच्चा ये देख रहा है टीचर ने सॉल्व कर दिया, उसको खुशी हो रही है टीचर कितनी मेहनत, जैसे कम्युनिटी बनी रहे बस। हाँ, बस बच्चा को खुद कितना आया ये नहीं पता। एक्चुअल में क्या होगा, क्लास के बाद जब वो दोबारा बनाएगा ना क्वेश्चन, उसमें से 50% उससे नहीं बनते हैं कई बार, क्योंकि वो उसने क्या सीख लिया, ऐसे ऐसे सर ने कराया कर लिया, पर रियल में जब वो खुद करने जाता है तो नहीं होता। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ऑनलाइन का फायदा ये है कि वीक बच्चे को पढ़ा पाए, नुकसान ये है कि स्पून फीडिंग टाइप का हो गया, जिससे बहुत सारा बच्चा जो समझ ही नहीं पाया उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। गॉट इट सर। सर आपने बार बार एनसीईआरटी मेंशन की, एक बहुत बड़ा फेमस फेस है कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी गीता के समान है, और कुछ लोग कहते हैं, मैंने बहुत टीचर सुना है कि आपको 50 बार पढ़नी चाहिए, 40 बार पढ़नी चाहिए, बट एक्चुअल में कितनी बार किसी नीट एस्पिरेंट को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जिससे उसका इनफ हो जाएगा कि मतलब वो कर सकता है? अच्छा, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि आपका पेट में कितना खाना जाएगा? नहीं, कोई नहीं बता सकता। हाँ। तो मैं वही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग बोलते हैं इतनी बार पढ़नी चाहिए, और ये टॉपर भी बोल देता है, कोई कुछ भी बोल देता है 40 बार पढ़ी 40 बार पढ़ी थी। एक्चुअल में इसकी नीड नहीं होती है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी कब होती है ये पता होना चाहिए। एनसीईआरटी क्या है, उसकी लैंग्वेज टफ है, तो पहले आपको टीचर्स ने जो पढ़ाया वो समझ आना चाहिए। जब उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करोगे आपको समझ आनी चाहिए। एक्चुअल में क्या, हम एनसीईआरटी रटने की कोशिश कर रहे हैं। रट आप 40 बार पढ़ के भी नहीं सकते, 100 बार पढ़ के भी नहीं सकते, जब तक आपको वो समझ नहीं आई। समझ कैसे आएगी, जब किसी ने उसी लाइन आपको समझा दिया। तो एनसीईआरटी को पहले समझाना है किसी टीचर के, आप कोई भी टीचर, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, कोई भी टीचर जो एनसीईआरटी बढ़िया समझा दे, उसके बाद आप एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ो, उसमें कुछ वर्ड्स आपके फंसेंगे जो इंग्लिश वाले होंगे, वो कोई क्लियर कर दे तो आपको 2 बार में समझ आ जाएगा। और क्या करना है, उनमें से वो वाले डाटा, जैसे डाटा होता है कुछ, वो मार्क कर लेना है, क्योंकि डाटा हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कुछ वैल्यूज दे रखे हैं वो याद कर लेने, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो सही जाता है। और कभी भी नीट या किसी भी एग्जाम में वो ऐसा नहीं पूछता है कि इज एम आर इधर उधर करके नहीं पूछता, वो एक कॉन्सेप्ट पूछता है जो सही होगा या गलत होगा एनसीईआरटी की लाइन से। तो उस लेवल तक हमें याद रखना होता है। तो कुछ मिसकंसेप्शन है, 40 बार पढ़ो, 400 बार पढ़ो, ऐसी कोई नीड नहीं है। मेरे हिसाब से 3 से 4 बार में हो जाती है अगर आप समझ के पढ़ रहे हो, और एग्जाम से पहले एक बार उसका डाटा याद कर लेना है। गॉट इट। तो सर आपने बार बार कहा कि इंप्रूवमेंट की नीड है, तो आपका इतने साल से पढ़ा रहे हो, आपका क्या सजेशन है कि एनसीईआरटी में क्या ऐसा इंप्रूवमेंट आनी चाहिए जो बच्चे, जो आपने कहा ना इंग्लिश वीक है, जिनका वो सेंस नहीं है चीज़ों को समझने का, उनके लिए वो थोड़ी ईजी बन जाए? यार एनसीईआरटी की जगह मेरे हिसाब से जो बेसिक लेवल है ना 8, 9, 10th में, वहाँ कुछ और कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा मतलब वो है ही नहीं एक्चुअल में। 8, 9, 10th में टायर 2 टायर 3 सिटी में बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता, अचानक से आके 11, 12th में इतना सिलेबस है, एक वो गैप थोड़ा सा कम होगा तब उसको समझ में आने मतलब होगा। दूसरा मैं इस चीज से बड़ा मतलब अजीब मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारा सिलेबस इन्होंने हटा दिया। अब क्या किया इन्होंने, 11, 12 से हटा दिया। मान लेते हैं कि आप खुद से सोचना, बहुत ही कम बच्चा है जो इंजीनियरिंग तो फिर भी ज्यादा करता है या एमबीबीएस कर पाएगा, वो बच्चा एक्चुअली बीएससी करेगा। तो जो चीज हमने 11, 12 में सुनी ही नहीं है
मैं अचानक से जाके बीएससी में सुनूंगा तो मुझे और खराब लगेगी। जैसे ये क्या किया था, अगर आपको शायद याद हो कि 9-10 से इन्होंने कुछ चैप्टर्स हटा दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हटा दिए। अब वो बच्चा डायरेक्टली 11th में सुन रहा है और बिल्कुल हाई लेवल पे सुन रहा है। अब मान लो अगर ये चैप्टर 11-12 से भी हटा दिए, जैसे इन्होंने 11-12 से शायद सॉलिड स्टेट हटा दिया है केमिस्ट्री में, जो जहां तक मुझे थोड़ा बहुत मुझे भी याद है, तो सॉलिड स्टेट हटा दिया, ऐसे बायो में कुछ चैप्टर हटा दिए। अब वो चैप्टर डायरेक्टली बच्चा जाके सीधे बीएससी में या कहीं और हायर लेवल पे पढ़ेगा। तो मतलब ये हम सिलेबस कम करने की जगह कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो सिलेबस है वो ठीक है, मतलब बैलेंस टाइप का है, वही रहना चाहिए। वर्ड्स को समझने के लिए थोड़ा बेसिक लेवल पे काम करने की जरूरत है, टीचर्स का एफर्ट लगेगा। और मतलब एनसीईआरटी में बहुत ऐसे बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, हमें सिलेबस ऐसे देख के रखना है कि वो आगे भी मतलब काम है। गॉट इट सर। ये तो सर बहुत बड़ा इशू यही है ना कि 9-10 तक बच्चा कुछ पढ़ता है, वो एक ईजी लेवल मतलब फन में कि दिन में 2 घंटा पढ़ लिया, फिर इतना बड़ा गैप आ जाता है 11th में आते ही, तो बच्चा परेशान हो जाता है। बहुत अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैक्सिमम तो फेल हो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, मैक्सिमम बच्चे फेल होते हैं। तो सर ये 12th तो सर फिर भी लोग सीरियस आते हैं, 11th को क्रैक करने का क्या सिंपल फॉर्मूला है, अगर कोई बच्चा 11th में है? मेरे हिसाब से इसके लिए पेरेंट्स को और घर वालों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ आपको, जो एज होती है ना 11-12 के बच्चे की, वो एज ऐसी होती है कि उसको कुछ नहीं पता चलता, लाइफ एक फ्लो में चल रही होती है। अगर उसको पता है कि मुझे इस टाइम खेलना है, उस टाइम दोस्तों से मिलना है, एक फ्लो में जा रही होती है, और वो फ्लो 3-4 साल में खत्म हो जाता है, तब उसकी आंख खुलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स को जागरूक रहना पड़ेगा, या जो भी गार्जियन है, कि उनको समझाना पड़ेगा यार 11th थोड़ी सी मुश्किल है। उसके लिए क्या करना है उसको, कि जब छुट्टियां होती है ना 10th के बाद की, उसमें थोड़ा बहुत उसको टच जरूर दे दे अगर साइंस करानी है। उससे क्या होगा, जब वो पढ़ने जाएगा ना तो उसको चीजें सुनी भी लगेंगी। एक्चुअल में क्या होता है, हम डरते तब है जब हमें चीजें ऐसी लगे सुनी ही नहीं हमने, तो हमें बहुत डर लगता है। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं 10th में फिजिक्स में बहुत अच्छा था, जब वो तो बहुत ही वेलोसिटी बेसिक चीज़ें, मैं 11th की बुक खोली, मुझे समझ ही नहीं आई कि 2 महीना सीधे इंटीग्रेशन आता है, सीधे इंटीग्रेशन समझ नहीं आया क्या हो रहा है। वो कह रहा है अब वो इंटीग्रेशन है 12th में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां तक मुझे पता है मैथ 12th की मैथ में, 12th की मैथ 11th की मैथ में बेस है, पर 12th में ज्यादा एक्सटेंडेड एक्चुअल में वहां पर। अब वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर क्या रहा है अचानक से, वो तो है प्रॉब्लम है। जो मुझे खुद लगा था मेजर इशू की 11th की मैथ्स में बाद में आएगी इंटीग्रेशन, पर वो जो पहले 2-3 चैप्टर फिजिक्स में आ जाती है, तो ये तो इशू है। तो सर ये तो आपने बताई सारा नीट का, अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि नीट का लेवल इतना तरह से बढ़ गया है ना, और इसके चक्कर में बहुत टीचर बदनाम हुई है, बहुत टीचर ने अपना नाम भी बना लिया कि देखो हमने कहा था। तो सर आपने तो बहुत ही क्लोजली, आप तो गॉड फैकल्टी हो, तो फिर आप पहले तो स्माइल करूंगा, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि हम जब ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, तो एक हमारे अंदर भी डर रहता है यार, बच्चा डरे नहीं। तो हम सभी लोग ये बोलते हैं कि बेटा ये कर लो, इससे होगा आपको, ठीक है। वो हम इस पर्पज से बोलते हैं सभी टीचर, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो ये हुआ ना कि पेपर टफ आ गया, अच्छा पेपर टफ आने से ज्यादा क्या हुआ, ये मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी बोला था कि पेपर टफ से ज्यादा गड़बड़ क्या होगी, वो उन्होंने टाइम कम कर दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया था, पहले 2-3 घंटे 20 मिनट का पेपर होता था, तो उन्होंने 20 मिनट सीधे हटा दिए थे। 20 मिनट। तो जब टाइम कम होता है और आपको करने टोटल कितने, मतलब अगर आप देखोगे तो टोटल 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करने आपने, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, उसमें आप टफ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो वहां पर बच्चे को बैलेंस करके करना था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही पेपर टफ आया तो सबने कहा नहीं जेई आ गया, जेई आ गया। अब मान लो जेई आ भी गया तो हमें सारे क्वेश्चन करने नहीं थे। इस बार वो बच्चे सिलेक्ट हुए जिसने फिजिक्स में 80 नंबर, केमिस्ट्री में 130-140 और बायो में 320 के आसपास। तो 100 भी बहुत बच्चों के नहीं आए, तो सिलेक्ट तो हुए ना। सिलेक्ट तो भी कट हो गई है पीछे। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को ना, बच्चे को थोड़ा सा गाइड करना था स्टार्टिंग से कि यार पेपर टफ भी आ सकता है, आपको क्या करना है पेपर पूरा करके आना बिना पैनिक करे। तो जो बच्चे पैनिक हो गए वो सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। और एक चीज जो मुझे फील हुई इसमें, बोला गया कि भाई अब हम और हाई लेवल पढ़ाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि यार तो आप लो लेवल पढ़ा क्यों रहे थे, आप पहले भी तो हाई ही पढ़ा रहे थे, आप यही तो बोलते थे कि हम हाई पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, पहले भी आप ठीक पढ़ा रहे थे, आज भी आप ठीक पढ़ा रहे हो। अभी क्या हुआ है कि हमने हाई बोल के ना बच्चे को कंफ्यूज कर दिया। बच्चा क्या होगा, जैसे एग्जाम आएगा ना बहुत डरेगा कि यार मुझे हाई पढ़ना है कि लो पढ़ना है। गॉट इट। तो ये वाली प्रॉब्लम है। मतलब रियल में अगर आप देखो कि हम क्लियर नहीं है और ना हम बच्चे को क्लियर कर रहे हैं। करना क्या है क्लियर में बताता हूँ, बच्चे को सीधे बोलना है पेपर वैसा ही आएगा जैसा हर साल आता रहा है। मुश्किल आएगा तो आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, सिंपल सा लॉजिक है।
और दूसरा जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, उनको बहुत लेवल बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लेवल बढ़ाने से आपको जेईई का पेपर थोड़ी देना है। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए टीचर को भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी और बच्चों को भी कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। क्लियर है, ये तो मेरे को लगता है कि क्लियर होना चाहिए। सर फिजिक्स की तो हमने बात करी, बट एज अ बायोलॉजी एजुकेटर आपका क्या रिव्यू था इस बार की बायोलॉजी का? लेंदी था सिर्फ, और कुछ नहीं, थोड़ा सा लेंदी था, पेपर आसानी था, नॉर्मल जो आता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनके गलत सही में मतलब रहता है, बाकी पेपर ऐसा था कि आप 320 330 नंबर आसानी से ला सकते थे। बस यहाँ पर एक लॉजिक ये है कि अगर आपने अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन किए हुए हैं पहले से, बायो में हम लोग एक डोपा करके चलाते हैं, उसमें देते हैं वो क्वेश्चन, वो किए हुए तो आप जल्दी कर जाओगे। जैसे मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक याद रखने के लिए ठीक है सब्जेक्टिव में, जब पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप 4 ट्रिक अगर एक क्वेश्चन में लगाने लगे तो आपको जो क्वेश्चन 15 सेकंड में करना था वो क्वेश्चन हो गया आपका 1 मिनट में, तो आपने दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा लिया ना। तो ट्रिक्स जो होती हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं, जेईई में फिर भी चल जाएगी क्योंकि वहां सारे नहीं करने, उसमें छोड़ने, नीट में हमें सारे करने हैं, तो वहां ट्रिक्स वगैरह से काम चलता नहीं, वो टाइम वेस्ट करता है एक्चुअल में। तो ये मेरा मानना है कि ट्रिक नहीं बनानी है, प्रॉपर एनसीईआरटी से पढ़ो, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन करो, जिससे आपको मतलब कम टाइम में पेपर करना है। बायो में अगर आपने 10 मिनट बचाए तो आप फिजिक्स में अगर मुश्किल पेपर आएगा तो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आओगे, 5 का मतलब 20 नंबर, आप औरों से ऑटोमेटिकली 20,000 रैंक आगे हो गए। गॉट इट। सर हमने ये बातें तो कर ली, अब थोड़ा चलते समय में पीछे 2019 तक तरुण सर स्टार फैकल्टी थे ऑफलाइन सेंटर्स में? नहीं, स्टार फैकल्टी कोई नहीं था, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई टीचर स्टार फैकल्टी नहीं होता। हम लोग जब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्राउड है। मैं आपको बताता हूँ, मैं इस चीज में कहाँ मैच नहीं करता। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने लाखों बच्चों को डॉक्टर बनाया, झूठ है। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कैसे। मान लो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन में मान लो मैंने एक साल में 500 बच्चे पढ़ाए होंगे, तो 500 में से सिलेक्ट होने वाला बच्चा सिर्फ 30-40 होता है, इससे ज्यादा बच्चा सिलेक्ट नहीं होता किसी भी सेंटर पे। हाँ, किसी सेंटर पे सिलेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30-40 बच्चा अगर किसी ने 10 साल सिलेक्ट कराया है तो 300-400 डॉक्टर बनाए। तो पहले तो ये डाटा ही गलत है कि हमने लाखों डॉक्टर बना दिए, ये डाटा एकदम फेक डाटा है, कोई इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टार फैकल्टी का मतलब हम जितने बच्चों को पढ़ाए वो सेटिस्फाई होने चाहिए, उनको कुछ इंप्रूवमेंट मिलनी चाहिए और वो अच्छा करें फ्यूचर। गॉट इट। सर मेरा बस क्वेश्चन ये आ रहा था मैं कि 2019 तक आप ऑफलाइन में बहुत, चलो आप जो आपकी लैंग्वेज कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ा रहे थे, ठीक पढ़ा रहे थे, फिर आपको कब लगा, मैं आऊँगा जो जिसके सब सुनना चाह रहे हैं, पर थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट तैयार करते हैं चीज़ों का। तो सर आपको कब लगा कि ये ऑनलाइन एजुकेशन इज अ नेक्स्ट बिग थिंग, इसमें मुझे घुसना चाहिए? मुझे कभी नहीं लगा। आपको नहीं लगा? मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 2018-19 में, 19 तक मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, 19 के अराउंड मुझे लगा कि मुझे अपना सेंटर खोलना चाहिए ऑफलाइन। अच्छा। तो उसके लिए मैंने रिजाइन किया जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, वहाँ से मैंने क्या किया, अपना एक सेंटर लिया, वहाँ पे पढ़ाने मतलब जगह वगैरह लेके उसको बनाना स्टार्ट किया। तो 2020 आने वाला था, आई गेस जनकपुरी में, जनक रोहिणी में ही किया। अच्छा, ओके, रोहिणी में किया था, अपना सेंटर लेके मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो जब मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया तो उसके जैसे ही मैंने वहाँ पे क्लास स्टार्ट की तो कोविड आ गया। पर उससे पहले मैं क्या था, ऑनलाइन किसी के साथ जुड़ के हल्का बहुत पढ़ा रहा था। जब कोविड आ गया तो हमें लगा यार अब ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, तो बाय फोर्स हमें ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। अच्छा, ठीक है, कोविड आ गया। अच्छा, एक चीज और हुई थी मेरे साथ जो मतलब बाय लक कहते हैं कि अच्छा हो जाता है। मेरा कोई YouTube चैनल नहीं था, मैंने जहां से छोड़ा था वो 12th का बैच था। गॉट इट। तो वो बच्चे जब मैंने वहां से, क्योंकि रिजाइन कैसे किया था कि भाई कुछ पर्सनल हमारी प्रॉब्लम थी घर की, उस वजह से मुझे रिजाइन किया और मेरे को अगले साल अपना सेंटर ही खोलना था। तो उन बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने YouTube पर कुछ लेक्चर्स। आप PW से पहली बात बता रहे हो? हाँ, PW से पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे को था कि मैं बच्चे को नहीं छोड़ता हूँ, ये बात मेरी वहां भी ठीक थी। मैंने उनको YouTube पर कुछ लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे रिकॉर्ड करके दिए थे, उनका सिलेबस हो जाए। हाँ, तब जूम का बड़ा कल्चर था। और दूसरा मैं एक चीज और बता देता हूँ, जब मैं PW में भी आया, ये शायद किसी को पता नहीं है बात आज तक, PW में जब मैं आया था, मैं अकेला एक टीचर था जो अपना इंडिविजुअल बैच भी पढ़ा रहा था। वो सिर्फ किस लिए, क्योंकि मैंने उनको क्लियर बोला था कि मैं अपने बच्चे नहीं छोड़ूंगा। तो क्या होता था, मैं जूम पर उन बच्चों को पढ़ाता था ऑनलाइन। जब वो क्लासेस लेते थे फिर बाद आप जूम में भी? हाँ, मैं जूम में अलग से पढ़ाता था, तो मुझे तो एक्स्ट्रा मतलब बर्डन पड़ता था। पर मैंने क्या किया था, जो बच्चा 11th में ले लिया था उसको 11th और 12th दोनों का सिलेबस प्रॉपर करा के फिर छोड़ा है। मतलब मैंने उनको नहीं छोड़ा, उसके लिए मैंने स्पेशल परमिशन ली हुई थी, अलग सर ने अलाउ किया था। ऐसा नहीं है, वो इस मामले में बोला था सर आप अपने हिसाब से देख लो, हम सपोर्ट कर देंगे। पर किसी को ये पता नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को भी नहीं, ये बात मेन स्ट्रीम नहीं थी, मतलब 2-3 लोगों को ही पता थी ये बात कि यार
मैं अकेला जूम पर कुछ बच्चे पढ़ा रहा था, वो सिर्फ इसलिए कि मैं उनको बीच में से नहीं छोड़ सकता था। वो बैच मेरे ख्याल से 40-45 का, उसमें से 2-3 डॉक्टर हैं लेडी आर्डी में। ओके, नाइस। तो मैं वो नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैंने उनको बोला कि सर मैं कुछ भी हो जाएगा नहीं छोड़ूंगा। समझ गया। तो सर फिर हाँ, ये मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि 2018-19 में अनअकैडमी स्टेब्लिश हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। हाँ, एक्चुअल में क्या था, मैं एक ऑफलाइन कोचिंग के साथ पढ़ाता था पार्ट टाइम। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर उनका अनअकैडमी के साथ कुछ टाई अप था। गॉट इट। तो वहाँ पर मैं एक दिन मेरे को क्लास मिलती थी ऑनलाइन, वहाँ मैंने सीखा था ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। पर मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि वहाँ पर क्या था, कुछ बैचेस में ऐसा रहता था कि कोई भी बच्चा किसी भी बैच में पढ़ लेता जाके। तो वो सिस्टम मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा ऐसा नहीं जम रहा है उस तरीके का। पर मैं वहाँ पर एक चीज़ मैंने करी थी, मैं इवनिंग में क्वेश्चंस कराता था अच्छे प्रॉपर के लिए 8 बजे। उसमें अच्छे खासे बच्चे मिलते थे मुझे क्वेश्चन कराने, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन कराता था खुद के। थोड़ा आप भी सीख गए थे कैसा स्ट्रक्चर रहता है पढ़ाने का। वो पेन टैप पे था, मतलब वो लिख के पढ़ाना। अच्छा, हाँ, वो बड़े डिजिटल बोर्ड पे नहीं था। फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड तो हमने फिर PW में ही पढ़ाया था, वो फर्स्ट टाइम ही था। मेरे को ऐसा याद है कि जिस समय मैंने ज्वाइन किया शायद उनका पहला बोर्ड लग रहा था। हाँ। मतलब वो पहला बोर्ड लग ही रहा था, फर्स्ट बोर्ड। हाँ, फर्स्ट बोर्ड लग ही रहा था। पूरा स्टूडियो है। हाँ, तो जो भी है मतलब वो अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त तो पहला लग रहा था जिसपे मैंने जाके पहली क्लासेस पढ़ाई थी। गॉट इट। तो सर फिर अलग सर से मिलना, फिर ये सब शुरू हुआ और बहुत ब्यूटीफुल शुरू हुआ था। मतलब ये लगा लो कि हम जब देखते थे, हम उसी टाइम के हम 11-12 जब हमारी, तो रेवोल्यूशन आ गया, सब कुछ बहुत क्रेजी हो रहा था। तो आपको कब लगा कि हाँ, जो बाद में हुआ जो अलग है, बट आपको कब लगा कि हाँ आई शुड डू दिस विद अलग सर एंड फिजिक्स वाला, तब आपको कब फील हुआ वो चीज़? नहीं, हम लोग तो सब लोग जैसे कोई भी स्टार्टिंग में जो लोग जुड़े थे वो तो ऐसे ही था कि सर मतलब एक ड्रॉपर बैच है। मेरे को तो ये था हाँ। एक ड्रॉपर बैच है, मुझे वहाँ पढ़ाना है, ठीक है, इतने पैसे मिलेंगे, जो भी मतलब कम ज़्यादा जो भी था, एक पैसे डिसाइड हुए थे और उसमें मुझे ड्रॉपर की कुछ क्लासेस लेनी है। अच्छा, ऐसे हुआ। अच्छा, जब जब हम देखते गए और बच्चों के कमेंट, एक्चुअल में क्या होता है कि जो मैंने कमेंट्स वहां पर देखे, क्योंकि कोविड से सब बंद था तो बहुत सारा बच्चा ऑनलाइन था, तो जो बच्चों की कमेंट्स हमने सबने देखी कि यार इस लेवल का अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर ड्रॉपर का कंटेंट पढ़ा रहे थे। उस समय शायद बैच में कमेंट नहीं आती थी, मेल पर आती थी, मेल पे टेलीग्राम पे। तो वहां से फिर हमें लगा कि यार नहीं, थोड़ा सा और एफर्ट करते हैं। तो जो भी चीजें हमने बनाई, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्कशीट बोलते थे, डोपा बोलते थे, उस समय डोपा नहीं स्टार्ट किया था, जो भी चीजें बनाई अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन थे वो सारे बच्चों को दिए। तो कहते हैं कि कोई भी चीज़, मैं आप बार बार बोलता हूँ, आप लोग कहते हैं इस बात को कि यार हमने बहुत प्लान किया, बहुत बड़ा करेंगे, प्लान करके कभी कुछ बड़ा होता ही नहीं है। ये लाइफ में अपने आप ही होता है। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं हमने ये सोचा हुआ था कि हम ये कर देंगे, वैसा कुछ नहीं होता। लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसमें वो चांसेस आते रहते हैं, वो चीज़ें बनती रहती हैं, आप अपने डिसीजन लेते जाते हो। तो सर स्टार्ट हुआ, PW का एक विजन एंड मिशन था, आपका खुद का भी एक पर्सनल रहा होगा विजन मिशन, चीज़ें अलाइन हुई, चीज़ें स्टार्ट हुई, बहुत क्रेजी लेवल पे हिट हुई, फिर चीज़ें बिगड़ना कहाँ से शुरू हुई? देखो मैं आपको मतलब इस चीज़ में क्लियरली बोलूँगा, हम लोग जैसे स्टार्टिंग के जितने भी लोग थे वो सब किस तरीके से काम करते थे कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि चीज़ें जब बहुत बड़ी होती हैं कई बार कंट्रोल नहीं रहती, जो मुझे समझ में आता है। अब क्योंकि हम लोग को भी 2-3 साल हो गए, तो आप समझ में आता है कि सारी चीज़ें सब लोग कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो हो सकता है कि उस वक्त वो नहीं कंट्रोल कर पाए हो, जो भी है, पर अब तो इसमें टाइम हो गया, तो हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि ना बोले। ऐसा नहीं कि हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन कुछ को भी किसी को हर्ट हो, किसी को कुछ हो, वो सब नहीं। लेकिन मैं अभी भी बताता हूँ आपको कि स्टार्टिंग के डेज में जितना एफर्ट सब लोगों ने मिलके किया था, जो चीज़ें जिस पे काम किया था, वो आपको दिखता है कि मतलब उतने बच्चे सिलेक्ट हुए, उतना मतलब वर्ड ऑफ माउथ था। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक मैंने एग्जांपल देखा था, कोरा करके चलता था। हाँ, कोरा जो प्लेटफॉर्म है, उस पर इतना ज़्यादा लिखा जाता था बैचेस के बारे में, अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये है, वो हम जब पढ़ते थे ना तो हमें लगता था यार ये स्पेशल एकदम चीज़ें। फिर क्या होता है कि चीज़ें बड़ी बन जाती हैं, फिर चीज़ें वैसी हो जाती हैं, स्टिल मतलब हमें लगता है कि अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि Tier 2 Tier 3 सिटी जितने गरीब बच्चे हैं Tier 2 Tier 3 में, वो इतने कम पैसे में कभी पढ़ पाते। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। जैसे अनअकैडमी जो था उसने ऑनलाइन को तरीके से स्टार्ट किया, मतलब मैं अभी भी फंडामेंटल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उस तरीके से चीजों को मतलब उस प्राइस पे पहुंचाना, वो फिर मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब पर चीजें होती हैं कि जैसे कई बार हम लोग को, जैसे मान लो कोई भी चीजें है, 10 चीजें चल रही हैं, ऐसा नहीं होगा ना सारी चीजों से मैं अलाइन होगा, और ऐसा नहीं होगा कि हर कोई मेरी बात मानेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। कंपनी है ना, सब लोग अपने हिसाब से भी करते हैं सभी। तो सर बात ऐसी है ना, मुझे जो फील होता है
कि जो पढ़ाना और पढ़ना ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे होता है कनेक्ट। हाँ। वो ये चीज़ ना एक टिपिकल बिजनेस होता है कि वहाँ पर चीज़ सोचते हो इतना स्टेक है, इतना रेवेन्यू, इतना ये, इतना वो, ये टीचर नहीं सोच सकता, ये चीज़ टीचर नहीं सोच सकता। बट मजबूरी ऐसी हो गई कि टीचर को सोचना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है। एक्चुअल में क्या हो गया कि पहले क्या था, जब प्रॉपर ऑफलाइन कोचिंग चलती थी तो एक फिक्स रहता था कि यार टीचर्स की सैलरी ये है, इतनी सैलरी में उसको पढ़ाना है, और एक बजट होता था। हाँ। उसके हिसाब से बच्चे आते थे, पढ़ाते थे, और पूरे साल भर वो चीज़ चलती थी। ठीक है, टीचर के ऊपर कभी ये प्रेशर नहीं था कि उसको बच्चे इकट्ठे करने हैं, ये कभी रहा नहीं, ये रेवेन्यू लाना था रेवेन्यू। लेकिन जैसे जैसे एडटेक आ रहा है, एडटेक ने क्या किया है, टीचर को थोड़े से पैसे भी दिए हैं, ऐसा नहीं कि अब सैलरीज हाई हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि ऐसा लगता है टेक में, ऐसा फील होता है कि बच्चा टीचर की बात ज़्यादा मानेगा। क्या होता है कि जब हम सर्विस के थ्रू चीज़ों को पुश करते हैं ना, तो ज़्यादा आसानी से जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, टीचर्स को लग रहा है कि यार वो बोलेंगे तो ज़्यादा ईजिली चीज़ें हो जाएंगी, और एडटेक के लोगों को भी ये बिलीव है, तो उनसे वो फोर्स करते हैं या बोलते हैं भाई आप भी करो, आप भी करो। तो वो है, पर टीचर बाई कोर बाई नेचर वही काम कर नहीं सकता। हाँ, सेल्समैन थोड़ी वो नहीं, मतलब टीचर कर ही नहीं सकता। आप अगर बोलेंगे भी तो वो कर देता है। हाँ। आप देखेंगे सभी लोग लॉन्च भी, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लॉन्च भी करते हैं, चीज़ों को बताते भी हैं, बातें भी बोलते हैं। लेकिन बाई नेचर क्या होता है, जब हम कोई कमेंट पढ़ते हैं ना ऐसे कि यार मेरे डाउट सॉल्व नहीं हुए, मेरा ऐप ठीक नहीं चल रहा, तो उस कमेंट से हमें खराब लगता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम सामने जाते हैं ना चीज़ों को करने, तो हमें उसमें डर लगता ही है। और ये बाई नेचर सारे टीचर के साथ होता है। इसीलिए आप देखोगे कि टीचर ना खुल के नहीं बोल पाता। कुछ लोग तो बोल लेते हैं, पर जो कोर टीचर होगा वो खुल के ऐसा प्रमोट नहीं करता चीजों को। हाँ, कि होगा ही होगा। हाँ, ये वो मतलब ऐसी बातें नहीं करता, बातें नहीं, और जो कर रहे हैं वो स्कैम है। हाँ, मतलब जो कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आज के टाइम पर कंटेंट डिलीवरी, जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो एररलेस कंटेंट है, वो उतना अच्छा नहीं है। पहले जैसे होता था ना कि बहुत लंबे समय तक टेस्ट सीरीज सब बाकी चीजों पे काम होता था। अभी क्या है, सब जल्दी करना है, सबको क्या है आज ही करना है। मान लो मुझे कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करनी है, 5 दिन में बना दो। आपको शायद नहीं पता होगा, एक टाइम था जब सबसे ज्यादा विकिपीडिया चलता था। हाँ, ठीक है, विकिपीडिया सबसे ज्यादा चलता था। क्या हुआ है कि जब एडटेक की स्टार्टिंग के डेज थे, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को जो कि उतने ज़्यादा क्वालिफाइड एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, उन्होंने कुछ डाटा प्रिपेयर किया और वो गूगल पे पुश कर दिया है। अब जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, वो अलग अलग कोचिंग का वो डाटा आता है, वो एक्यूरेट नहीं है बहुत ज़्यादा। एसईओ से रैंकिंग करा दिया, वो एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, उसमें कहीं क्या हो गया है, किसी कोचिंग ने दूसरे का कॉपी किया, किसी ने उसका कॉपी किया, करते करते कुछ जगह गलत डाटा मल्टीपल टाइम कॉपी है। तो इवन बच्चे और टीचर्स को नहीं पता इसकी एग्जैक्ट सही चीज क्या है। तो विकिपीडिया को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अब करंट सिचुएशन ये है कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट चीज चाहिए, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये ठीक है, मतलब जो डाटा है सब ये एसईओ की वजह से किया होता है। डाटा और एसईओ से मुझे एक चीज ध्यान आ रही है कि बहुत सारे मैं सीधा नाम लेता हूँ, फिजिक्स वाला अकेडमी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो एक एआई चैटर बॉक्स या एआई को ला रहे हैं अंदर। आप तो सर बहुत ट्रेडिशनल टीचर हो, आपने तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनली देखी हैं। आपको लगता है कि जो एआई आ रहा है पढ़ाई में, कि एआई से आपके नोट्स बन जाएंगे, आपको डाउट सोल्व कर देगा, ये किस हद तक इफेक्टिव है? ये खाली सेटिस्फेक्शन है, एक्चुअल में अभी नहीं हुआ है, मैंने देखा है सबका। हाँ। हुआ क्या है कि एआई क्या कर रहा है, आपको बेसिक सी चीज आपके सामने रख दे रहा है। अच्छा, कि एक डाटा कंपाइल करके सामने रख दे रहा है। दूसरी चीज क्या, डाटा अभी एक्यूरेट है भी नहीं। तो अभी तक किसी ने डीप इस पे कोई काम नहीं किया। हाँ, तो अभी सुपरफिशियल है। बच्चे को एक सेटिस्फेक्शन हो गई कि मैंने कुछ पूछा, लोगों ने बता दिया। हाँ। इसके अलावा अभी हुआ नहीं है इस पे काम, और इसमें भी टीचर की नीड लगेगी। जब तक प्रॉपरली अच्छे लेवल के टीचर्स इस पर लग के काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कहीं से डाटा उठाया, कट पेस्ट किया, हमने डाल दिया, वो लोग काम कर रहे हैं, तो उससे बनेगा नहीं। किसी टीचर को प्रॉपर लग कर काम करना पड़ेगा, तब वो चीज़ बच्चों के हिसाब की बनेगी। एआई अच्छा है, मैं उसमें बोल ही रहा हूँ, आने वाले टाइम में वो क्या कर देगा कि ऐसा भी हो जाएगा कि एआई फिजिक्स के डाउट टीचर, मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे मान लो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं एक डाउट टीचर हूँ, पर मैं एआई की हेल्प से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि एआई सॉल्व करेगा, एक टीचर होगा जो एआई को हेल्प से उस बच्चे के डाउट सॉल्व करेगा, वो ज्यादा सॉल्व कर पाएगा। वो पॉसिबिलिटी है, पर एआई खुद से सारा कर पाएगा, उसके लिए उतना ट्रेंड कौन करेगा? अब यहाँ पर आते हैं, सारा गेम आता है पैसे का। अगर मैं बहुत महंगा टीचर एआई को ट्रेन करने के लिए लगा दूंगा, तो शायद कॉस्ट ही नहीं बैठेगी, क्योंकि मुझे कोर्स भी सस्ता चलाना है। हाँ। अब मुझे डाउट भी बताना है, मुझे बच्चे को खुश भी रखना है, मेन फोकस है खुश रखने पे। अगर एआई से डाउट एक्चुअल में हो रहे होते, तो फिर वो मतलब बड़े वाले डाउट के कोर्सेज कहाँ बिक रहे? मतलब बेसिकली टीचर्स को एआई बस खुश रखना है। एक्चुअल में क्या है कि बहुत वीक बच्चा जो होता है खुश हो जाता है एआई से। मैं देख रहा हूँ कोडिंग वगैरह एआई कर ले रहा है, पर टीचर वाला काम एआई अभी नहीं कर पाएगा। तो सर हमने कई सारी बातें करी,
PW, नीट, AI सब कुछ अब थोड़ा आगे पास लाइफ पे आते हैं। तब तरुण सर को लगा कि मुझे अब टीचर बनना चाहिए, या कभी आपने बचपन में प्लान किया था, या खुद का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था ऐसा था? थोड़ा सा उस पर आप बताओ कि लाइक कब आपको लगा कि ये सब चीज़ें में मुझे घुसना चाहिए? खुद की पढ़ाई के टाइम आपको क्या एस्पिरेशंस थी आपकी? नहीं यार, जब खुद पढ़ रहे थे तो इसलिए पढ़ाते थे कुछ पैसा आ जाए। अच्छा। ट्यूशन तो सभी लोग पढ़ाते हैं। जैसे अभी क्या हो गया, एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है। हाँ। मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, बच्चा मैसेज करता है कि सर मुझे कोई ऑनलाइन काम दे दो। पर हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो ज़्यादातर जो शुरुआत में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम लोग भी कॉलेज टाइम पे खुद से ही ट्यूशन पढ़ाते थे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत पढ़ाते थे। फिर जब मास्टर्स करी मैंने, तो उसके बाद से मैंने मतलब प्रॉपर पढ़ाना स्टार्ट किया। पर मैं तब भी पार्ट टाइम पढ़ा रहा था कुछ टाइम, क्योंकि मैं फिर एग्जाम वगैरह दे रहा था। तब किस तरह तो ऐसा मैं आपको पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होती, प्लान होती है। मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, चीज़ें अपने आप होती हैं, डायरेक्शंस अपने आप मिलती जाती हैं लाइफ में। बस ये होता है कि एक थ्योरी मैंने रखी है। मैंने कभी भी टीचिंग के लिए किसी को ऐसा मना नहीं किया। जैसे कोई भी किसी ने पूछा सर ये करा सकते हैं आप, ये बता दो, ये करा दो बच्चों को, या आप क्या हमारे यहाँ पढ़ा देंगे, तो जब अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं पढ़ा जरूर देता था। तो उस चीज़ को लेकर मैं पॉजिटिव रहा हूँ कि हाँ मैंने कराया है। मतलब कि मैंने इवन एक जगह ऐसी थी जहाँ पर मैंने NTSC वालों को SST पढ़ा दी थी, क्योंकि मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर किया हुआ था। तो उनको SST पढ़ा दी, वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे रिसोर्सेज, कुछ कंप्रेस करके उनको मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ानी थी। अब क्या हुआ, जब वो बच्चा मतलब 11th में आया ना, उसको पता नहीं था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने उसको पढ़ा दी। जब वही बच्चा 11th में आया तो कहता सर आप अभी तो बायो पढ़ा रहे हो, पर आपने शायद हमें वो पढ़ा। मैंने कहा नहीं, क्लास के सामने उसने बोल दिया ऐसे। मैंने कहा नहीं मैंने कोई नहीं पढ़ाई SST। बाद में मैंने बोला है बेटा पढ़ाई थी आपके बैच को, लेकिन वो इसलिए थी कोई अवेलेबल नहीं था। तो ऐसा मतलब टीचिंग तो ऐसा ही है कि एक फ्लो में अपने आप ही आ गई, उसमें कुछ ऐसा मतलब प्लान कर लेते। जब आपने अपने कॉलेज टाइम स्टार्ट की थी? कॉलेज मैंने स्टार्ट कर दी थी 2004 से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, पढ़ाना स्टार्ट। तो सर कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ाई था? मैं 9th-10th को साइंस पढ़ा रहा था। अच्छा। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को प्रॉपर साइंस पढ़ाता था, ठीक है, और कभी कभी जो मैथ के टॉपिक थे वो पढ़ाता था। फिर जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री पढ़ानी। 11th-12th की मैंने मोर कॉन्सेप्ट पढ़ाया कोचिंग में, कोचिंग में ही। एक्चुअल में क्या था, टीचर क्या होता है खुद से पढ़ता है पढ़ा देता है। ये तो टीचर्स के साथ होता है, अगर उनको समझ आ गया तो समझा ले जाएगा। तो वहाँ पढ़ा दिया मैंने। पर मुझे फिर इतने टाइम में बायो में जॉब मिल गई थी कहीं पढ़ाने की। अगर नहीं मिलती तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता रहता, क्योंकि क्या था 2009-10 के आसपास बायो का डिप हुआ था। जैसे जो मैं देख पा रहा हूँ ना, अभी क्या हो रहा है कि मेडिकल में इतना बच्चा हो गया ना, हो सकता है बायो फिर से डिप हो जाए, इंजीनियरिंग फिर से राइज करे। 2008-9 के आसपास बायो में काफी डिप आया था, और इंजीनियरिंग प्लस MBA काफी चल रहा था। तो उस वक्त क्या थी, बायो में जॉब भी नहीं थी, मतलब एज अ टीचर जॉब नहीं थी, उसको MBA का ऑप्शन था। हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कि यार केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर ज्यादा होते थे। कुछ टाइम पढ़ा, इतने बायो का मिल गया, फिर मैं बायो पढ़ाने लगा। अच्छा। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था 2009 के आसपास से पढ़ाना। हाँ, पर वो पार्ट टाइम था, UPSC का अटेम्प्ट दे रहा था। अच्छा, UPSC भी चल रहा था साथ में। तो मैंने 2 बार जब मेंस लिखा, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब थोड़ा फैमिली की कुछ प्रॉब्लम हो गई। फिर मैंने वो छोड़ के फिर प्रॉपर टीचिंग में लग गया। तो आपके माइंड में MBBS क्यों नहीं आया कभी? MBBS हुआ ही नहीं ना भाई। अच्छा, हुआ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे। अच्छा। तो फिजिक्स आती नहीं थी समझ। हाँ, फिजिक्स मुश्किल। तो बायो तो चलो कर लिया, केमिस्ट्री भी कर लिया, तो फिजिक्स की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उस लेवल पर फिजिक्स पहुंची नहीं कि वो क्वालिफाई हो। अच्छा। फैक्ट तो ये है इसमें। तो कुछ बोल तो कहते नहीं मेरा मन ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो फैक्ट है देखो, आपको ही समझना पड़ेगा कि टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। हाँ। वो एक नॉर्मल सा पर्सन है जिसने उस सब्जेक्ट को एक बच्चे से ज्यादा पढ़ रखा है बस, और वो डेली पढ़ता है, उसको पढ़ाना आता है बस। उसको एक्सप्रेस करना होता है बेसिकली। तो सर आपने फिर कब फाइनल डिसाइड किया कि अब मुझे ऐसे बायोलॉजी टीचर स्टैंड लेना अपना? मतलब मैंने स्टार्ट तो 2009 से कर दिया था। हाँ। 2014 के बाद से मुझे ये डिसाइड हो गया, 2013-14 के अटेम्प्ट जो मैंने दे रहा था कि अब मुझे प्रॉपर पढ़ाना ही है। तो उसके बाद से प्रॉपर मैंने 12-13, जैसे मैं पढ़ा तो कोचिंग में ही रहा था 2009 के बाद से भी। उसके बाद मैंने कर लिया डिसाइड कि नहीं आप प्रॉपर तरीके से करना ही है। गॉट इट। तो सर पढ़ाते पढ़ाते आपका भी लेवल राइज होता गया, आपको समझ आई चीज़ें कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो सर आप काफ़ी एक्सपीरियंसड है। अब जो एक चीज़ चल रही है मार्केट में, जो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, हम भी पार्ट रहे हैं उसके, अभी भी हम पार्ट हैं। मैं भी फैक्ट ही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सेलिब्रिटी कल्चर, कि टीचर को सेलिब्रिटी बना देना, लार्ज देन लाइफ बना देना, कि अगर बच्चा बैच में पढ़ रहा है तो पढ़ भी सर से रहा है, और जब वो इंस्टाग्राम आ रहा है तो वही टीचर पॉडकास्टर बन गया है, वही टीचर फन बातें कर रहा है, हर चीज़ वही कर रहा है। तो टीचर कम इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं बहुत ज़्यादा टीचर्स। तो सर इस पे मैं देखो स्टैंड को क्या बोलूँ, स्टैंड आपको तो मुझे जानना ही है, पर
इसमें बात ये है ना कि शुरू ही आपके थ्रू हुआ है, मतलब आप लोग जो मेन 4 5 2 10 लोग थे जो काउंट होते हैं वो आपके थ्रू ही शुरू हुआ, या आपके ही अराउंड शुरू हुआ चीज़ें आपके, और जो 3 4 टीचर सबको पता कौन है। तो आपका क्या स्टैंड है कि अब ये ओवर हो रहा है, जितना नीडेड उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है, या क्या? बहुत ऑनेस्टली बहुत ब्रीचुअल आंसर बताना सर। जो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये जो कल्चर की आप बात कर रहे हैं कोटा में बहुत चलता है। अच्छा। एक्चुअल में क्या होता है, कोटा में टीचर के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा। और जिस टीचर के पास जितनी बड़ी गाड़ियाँ उसको उतना अच्छा टीचर माना जा रहा है, और बच्चा डाउट पूछने से डर रहा है क्योंकि वो बड़ा टीचर है। हाँ, आप समझो, तो ये गैप ला देना, क्योंकि क्या होगा जब टीचर इतना बड़ा हो जाए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में डिक्लाइन की तरफ जाएगा। टीचर जब इतना बड़ा हो जाए कि बच्चा डरे उससे ये पूछने में कि यार मैं पूछ रहा हूँ कोई मेरा लेवल तो बहुत खराब नहीं है, सही है, सेलिब्रिटी हम बना तो रहे हैं पर ये बेनिफिट नहीं करेगा लास्ट में जाके। तो ये कल्चर पहले कोटा में था। अच्छा। अब क्या हुआ है कि ऑनलाइन एडटेक जब आया ना, उसने देखा कि टीचर्स की काफी ज्यादा मतलब रीच है, मतलब टीचर जो है बच्चे उससे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चे उसको देखना भी चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, बच्चों की हैबिट भी होती है कि वो कोशिश ये करते हैं कि हम बेसिकली मतलब टीचर की लाइफ के बारे में भी जाने। तो हम लोग जब स्कूल में थे तो हमें टीचर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्यूरियोसिटी रहती थी कि साली सर की मैम की शादी हुई या क्या उनके घर के बारे में कुछ जाने। तो ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये फंडामेंटल है। हाँ, ये होती है बच्चे में। एडटेक ने क्या किया, इसको यूज किया। हाँ। उसने टीचर को इतना ज्यादा बच्चों के सामने दिखाया, बच्चे ने उसको इतना देखा, उसको लगा कि यार टीचर जो है ये है वो है, उसको यूज किया। उससे फायदा क्या हुआ, उनको रीच मिली, यूट्यूब पर बच्चे जानने लगे, उनको रीच मिली। उससे क्या होता है, कोर्स सेल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन अगर मैं रियल में बताऊं, एक टीचर का अपना एक कंटेंट है, पढ़ाने का स्टाइल है, बहुत सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर हम टीचर को बहुत ज्यादा बड़ा दिखा देंगे, उससे क्या होगा, बच्चा अगर उसको कम समझ भी आया ना, वो किसी के दबाव में कुछ बोलता नहीं है। जैसे क्या होता था, हमें भी याद है जब बहुत बड़े बैचेस होते हैं उसमें अगर कोई बच्चा नेगेटिव कमेंट लिख देना कि सर मुझे समझ नहीं आया, बाकी बच्चे इतना उसके अगेंस्ट लिख देते थे कि वो पूछ ही नहीं पाता था। तो ये जो कल्चर है ये एक हद तक तो ठीक है, क्योंकि टीचर को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, टीचर को रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, गलत नहीं है। पर लेकिन अगर कोई इसको यूज कर रहा है इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले सके और ज्यादा से ज्यादा उसको यूज करके मतलब बच्चों तक पहुंच सके, तो ये गलत है। क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, टीचर की पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं टीचर कहाँ जा रहा है, टीचर का अपना एक पर्सनल स्पेस होना चाहिए ना। हाँ। मेरे को क्या जरूरत है कि अपने घर की सारी बातें मैं बताऊं? मैं भी तो एक नॉर्मल इंसान हूं, मैं भी टीवी देखता हूँगा, मैं ऐसा थोड़ी कि दिन भर पढ़ाता ही रहता हूँ। हाँ। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उन 16-17 साल के बच्चों पे एक इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हैं कि टीचर ये है, टीचर वो है, जो आगे जाकर जब वो कॉलेज में जाएंगे उनको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी तो वो पूरा इन्फ्लुएंस में रहता है, उनको ऐसा लगता है कि टीचर तो नहीं। यार मैं आपको बता रहा हूँ, खुद जब हम 17-18 साल के थे, जब हम 2020 की तैयारी कर रहे थे, तो जो आपकी एडिट्स, आपके अलग सर के और भी टीचर्स हैं, सबको पता है, पंकज सर हो गए, फिर साल के नाम ले रहा हूँ अभी तो मैं, और भी होंगे टीचर्स, उनके एडिट्स दिखते लगता है कि अरे यार ये ऐसा आपसे भी बैठा हूँ, लग रहा है बहुत नॉर्मल सर है, बढ़िया बड़ा, तो लगता है तो भगवान तो दिख जाए तो फिर मैं तो गायब ही जाऊँ उनके सामने। वो फील मेरे सामने भी था कि यार ये तो कुछ अलग लोग हैं, ये तो कुछ यहाँ के है ही नहीं। वो बाद में जब मैं कॉलेज में गया समझ आई चीज़ें कि ये तो मार्केटिंग है, ये बिग बिजनेस है, तब समझ आया कि नहीं यार ये तो नॉर्मल चीज़ें, बस उसको दिखाया इस तरह जा रहा है लार्ज इन लाइफ। मतलब दिखाना भी उनको लगता है। पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ये कल्चर कोटा से आया है। हाँ, कोटा में ऑफलाइन लेवल पे कुछ टाइम के बाद जब बच्चा चीजें समझने लगा ना, तो उसको पता चल गया कि मुझे इस टीचर की वीडियो देखनी है। हाँ। मतलब एडमिशन यहाँ लेना है, लेकिन पढ़ना सामने दूसरे टीचर से। तो ये बाद में सेटल हो जाता है, ये सब धुआं होता है जो बाद में सेटल जरूर होगा, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। और जो कोर टीचर होगा, जो प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, जो प्रॉपर बच्चे को डाउट कराता होगा, जो कंटेंट अच्छा पढ़ाता होगा, वो सर्वाइव करता है, वो हमेशा सर्वाइव करेगा। सर मैं कुछ कोटा का स्टैट एंड फैक्ट्स पढ़ा था, कोटा पे आप आई गए हो, बहुत तरह डिक्लाइन आया है। मतलब जो वहाँ के पीजी ओनर्स हैं, जो वहाँ के ओनर्स हैं, उनके रेंट नहीं निकल पा रहे हैं, उनके जिन्होंने इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी पीजीज बना दी वो नहीं हो पा रहा है। और सर आप तो खुद पर्सनली कोटा से वैसे नहीं जुड़े हो, मतलब जैसे बाकी लोग हैं कि कुछ लोग तो कोर कोटा टीचर्स हैं ना, जो कोटा को सब कुछ मानते हैं। तो सर अब कोटा का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से? देखो अब क्या हुआ है ना कि जो कोटा की सबसे बड़ी कोचिंग थी, हाँ, उसके सेंटर्स बाहर हो गए। हाँ। तो बहुत सारा बच्चा बाहर रुक गया। दूसरा क्या होता है कि
पहले बच्चा कंपैरेटिवली ज्यादा मैच्योर हुआ करता था, तो वो कोटा का माहौल झेल जाता था, क्योंकि अकेले रहना, पेरेंट्स से दूर रहना, फिर खाने का पता नहीं है, और फिर हमेशा बीमार पड़ना, वो झेल जाता था। अभी बच्चा जो है मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग आ नहीं रहा 9-10 से, वो झेल नहीं पाता। सोशल मीडिया कल्चर ने खराब कर दिया। तो बच्चे को पेरेंट कोशिश करते हैं अपने पास रखने की ज्यादा। दूसरा क्या हुआ है कि टीचर के लेवल में भी डिक्लाइन है। अभी क्या एक कल्चर हो गया है कि हमारे पास टीचर जो हो ना कम से कम सैलरी का हो, ताकि मेरी कॉस्ट निकल पाए। जो मैं फील कर पाता हूँ वो चीज है। तो उससे क्या हुआ है कि वही टीचिंग हमें कोटा में मिल रही है, वही टीचिंग मुझे यहाँ दिल्ली में मिल रही है, वही बिहार में पटना में मिल रही है, तो फिर बच्चा जाएगा क्यों? उसको नीड कहाँ पड़ेगी इस चीज की। तो सर जैसा आप बता रहे हो कि कोटा में डिक्लाइन आया है, और कोटा की खुद की जो सबसे बड़ी कंपनी, सीधा नाम लेते हैं एलन मोशन, इन्होंने भी अपना स्कैटरिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पता चल गया कि बच्चा कोटा नहीं आना चाह रहा है, तो उन्होंने अपने हर जगह सेंटर बना लिए। तो जो एग्जिस्टिंग कल्चर था कोटा का, वो आपको लगता नहीं कि अब बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा? अब जो वही बहुत ही ट्रेडिशनल लोग हैं, मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल से भी बहुत ट्रेडिशनल, अब तो बहुत सारी ट्रेडिशनल फैमिली जिनका एक कल्चर था कि बेटा बड़ा हो तो कोटा भेज दिया, वो भी अब ऑनलाइन में शिफ्ट, या जो एडटेक्स ने अपने प्लेटफॉर्म बना लिया एक्सपेंशन करके। फिर एक्सपेंशन पे आएंगे सर, एक्सपेंशन भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मिथ है, करके वहाँ पे शिफ्ट कर लिया है। तो बहुत ही ट्रेडिशनल बच्चे जा रहे हैं कोटा, जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, या जिनको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज चीज़ों की नीड है। तो ये आपका भैया भी आपको भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैं पटना में पढ़ा रहा था लास्ट ईयर तक, मैंने एक डाटा देखा कि जो पटना का बच्चा है वो कोटा जा रहा है मान लो, तो जो आसपास की छोटी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है वो पटना आ रहा है। हर आदमी को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो कुछ बेटर मिल जाएगा। सारे इनकम ब्रैकेट की बात है। हाँ, इनकम ब्रैकेट की बात है। तो जो थोड़ा हायर इनकम है, जो अफोर्ड कर सकता है, वो जा रहा है। अच्छा, उसमें भी क्या होता था, कई बार लोअर इनकम वाले भी पूरा अपना जमीन उमीन बेच के भेज देते थे। अब उनको लग रहा है यार जब अपनी सिटी में मिल जा रहा है, और रिस्क फैक्टर बहुत हो गया सिलेक्शन में, क्योंकि इतना साल लगने के बाद भी नहीं होता, तो पेरेंट्स सोचता है कि यार यहीं रख लेते हैं। क्योंकि कोटा में सिर्फ टीचिंग कॉस्ट नहीं है ना, हॉस्टल कॉस्ट उतनी से ज्यादा है जो आपको मतलब फीस देनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब हम लोग देख रहे थे कुछ हॉस्टल फीस बहुत आई थी, तो वो है। लेकिन मैं अभी भी मान रहा हूँ एक नंबर पे आके कोटा अपना रहेगा, उतना नंबर रहेगा ही, क्योंकि राजस्थान का बहुत सारा बच्चा कोटा, सीकर, जयपुर इन जगह पढ़ता है, एक बहुत बड़ा नंबर है। और रिसेंटली राजस्थान में मैंने देखा बहुत बच्चा पढ़ने वाला, अच्छा, कंपैरेटिवली मतलब इम्प्रूव किया। बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं जो अब पढ़ने लग गई हैं। तो उस वजह से भी कोटा एक लेवल तक तो रहेगा, मतलब खत्म नहीं होगा, बट अब वो एक लेवल तक रहेगा। क्योंकि मतलब आप देखो एक चीज और भी है ना, जो अच्छा कंटेंट हुआ है, मतलब एक कहते हैं कोर टीचिंग। क्योंकि क्या होता था, नॉन अटेंडिंग बच्चा होता था, उसको एक ही टॉपिक को कई क्लासों तक पढ़ाते थे, उस तरह की डीप टीचिंग वहां हो पाई। अब आपको शायद नहीं पता इस बात को कि दिल्ली में जो है एक ही टीचर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पढ़ाता था। अच्छा, ये कल्चर था। ये कल्चर था। कोटा में तीनों के अलग अलग टीचर थे, तो अलग अलग टाइम दिया जाता था। तो जो डिटेल स्टडी थी खासकर जेई के लिए, वो कोटा से होती थी। नीट भी पहले नहीं था, AIPMT था, तो बहुत डीप पढ़ना है तो वहां चले गए। लेकिन अब क्या हुआ, पेपर का लेवल भी डाउन हो गया, तो सोच रहे भाई वहां उतनी दूर जाके क्या करेंगे, जब सेम लेवल ही पढ़ना है, इजी NCERT आ रही है, इजी पेपर आ रहा है, तो वहां से कर लेंगे। तो सर मैं एक्सपेंशन में आऊँ उससे पहले मुझे खुद चीज़ ट्रिगर करती है। अब ट्रिगर मुझे करती है कि मैं स्टूडेंट हूँ, बट आप टीचर की POV से मुझे कुछ चीज़ जाननी है। ये जो बैच कल्चर होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चों का अलग बैच हो गया, जो मीडियम बच्चों का अलग बैच हो गया, जो बहुत ही अभी एवरेज बिलो एवरेज उनका अलग हो गया, आपका भी कभी ना कभी तो प्लान है ही और हमने करा भी है तो ऑफलाइन में, तो आपका केस पे POV कि बैच कल्चर कितना सही है? ठीक है, देखो सेग्रीगेशन करके पढ़ाना, मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपको बच्चे पढ़ाने और उस क्लास में 8वीं का भी है, 9वीं का भी है, 10वीं का भी बच्चा एक ही क्लास में, आप पढ़ा तो नहीं पाओगे। तो सेग्रीगेशन करके पढ़ाना ठीक है, वो गलत नहीं है। कि मैंने क्या किया, अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छा लेवल है उनको अलग कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ पर है इस कल्चर में कि जो वीक बच्चा है उसको हम और खराब टीचर देते हैं या कम रिसोर्सेज देते हैं, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, जरूरी है, बट फिर आप उनको प्रायोरिटी पे शिफ्ट कर देते हो। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जिस बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं उनको और ज्यादा मेहनत करा रहे हैं, और जो वीक है उनको कम मेहनत करा रहे हैं, तो और खराब हो जाएंगे के लिए बस उनको। सेग्रीगेट करना हमेशा बेटर होता है। अच्छा, हाँ, ये तो गलत नहीं, एग्री करता हूँ। तो मतलब प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही है, वो इशू है। हाँ, वो है। और हम ये भी सोचते हैं कि यार रिजल्ट आएगा तो हम और एडमिशन लेंगे, वो एक फैक्ट तो है। और मेरे पास हर बैच के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होते नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ जिस बैच से रिजल्ट नहीं आना उस पर और क्यों मेहनत करूँ, जबकि पेरेंट ने किस माइंडसेट से भेजा है कि मेरा बच्चा वीक है, ये इंप्रूव करेंगे, और वो क्या कर रहे हैं कि जो वीक है वो वीक ही रहेगा, जो स्ट्रांग है
उस पर अच्छे टीचर्स लगाकर उसको और इम्प्रूव कर देंगे। गॉट इट सर। अब सर आते हैं मेन क्वेश्चन पे। आपने बताया कि कोटा का हुआ डाउनफॉल, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ही निकला कि एक्सपेंशन हुआ ऑल ओवर द इंडिया, कि हर कोटा निकल के पूरे इंडिया में पहुंचा था। अब एक्सपेंशन तो बहुत स्ट्रांगली हुआ, बहुत लोगों को बहुत मोटी फंडिंग आई, सबके पास आई, सबने एक्सपेंशन किया, पर बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया। मतलब ऑनलाइन का तो बहुत अच्छा, जितना अच्छा ऑनलाइन का था उतना ही स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया बहुत सारे एडटेक्स का, कि यार ये तो बिल्कुल ही स्कैम है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, टीचर कौन है, कौन क्या पढ़ा रहा है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सर इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि ऑनलाइन पढ़ाना जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसमें एक टीचर लगता है और थोड़ा बहुत ऑपरेशन के लोग लगते हैं, पढ़ाना आसान है। जब ऑफलाइन होता है ना, तो उसके लिए टीचर का एक लिमिटेड है कि वो 200 या 300 बच्चे को पढ़ा सकता है, तो मुझे ज़्यादा टीचर लगते हैं। हाँ। बहुत कम समय में बहुत सारे टीचर अच्छे से ट्रेंड करके रख पाना लगभग इम्पॉसिबल है। ये काम हो ही नहीं सकता, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये बहुत कम समय में हो ही नहीं सकता। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप कहीं ज्यादा पैसा देके दूसरी कोचिंग का टीचर ले आओ जो अच्छा हो, ये कर सकते हो, या तो आप एक एवरेज टीचर ले आओ, खाली आप बोलते रहो ये अच्छी है, पर रियल में बहुत कम समय में ऑफलाइन में अच्छा कर पाना मुश्किल होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो सिस्टम बनने में समय लगता है। जैसे एक प्लांट है ना, बढ़ने में समय लगता है, वो एक जर्नी होती है, वो जर्नी जब तक पूरी नहीं होगी वो अच्छा से बनेगा ही नहीं। अब उसमें आप शॉर्टकट्स कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं इससे कुछ ना कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं, उसका इफेक्ट आपको 1-2 साल बाद दिखने लगता है। तो आपको दिखने लगेगा कि यार हमारी डीपीपी उतनी अच्छी नहीं है, आपके टेस्ट उतने अच्छे नहीं है, आपको लग रहा है कि डाउट अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं, या बच्चे को टीचर मैनेज नहीं कर पा रहा है। मैंने ऐसा देखा है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर मेरे को 30 बच्चे को पढ़ाना है तो मैनेज कर रहा हूँ, 60 को पढ़ाना है तो मैनेज कर रहा हूँ, जैसे ही वो नंबर 90 जाता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी खुद की कंसंट्रेशन नहीं बन रही है उतने सारे बच्चे देख के। अगर 100 के ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना मैनेज करना ये मुश्किल हो जाता है। तो करने को नहीं है आपको ऑफलाइन एक्सपेंशन, बस आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी वैसे ही चलेगी। ये वैसे नहीं जा सकती कि आप किसी से पैकेज ले लो और किसी से टेस्ट करा लो, क्योंकि आप अगर खुद से नहीं काम करोगे ना चीजों पे तो वो अच्छी बनती नहीं है। समझ रहा हूँ सर मैं। तो सर ये तो ऑफलाइन एक्सपेंशन की बात होगी, तो सर अब आपको थोड़ा संकल्प है इन फ्यूचर इफ यू लॉन्च समथिंग लाइक दैट, तो व्हाट विल बी योर यूएसपी? देखो मैं अभी पर्सनली बिलीव करूं तो मेरे हिसाब से बहुत छोटे से करना चाहिए, छोटे सेंटर्स, उसको धीरे धीरे बड़ा करना चाहिए अगर बड़ा हो पाए तो। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चीजें इतनी आसानी से बड़ी नहीं होती है अगर हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से प्रॉपर तरीके से सोचते हैं, है ना। मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से हम बहुत रिजल्ट बना देंगे। रिजल्ट बनाने की भी जर्नी होती है, 2 साल 3 साल। मैं आपको समझाता हूँ, रिजल्ट ऐसे नहीं बनेगा कि 1 साल में बन जाएगा। अगर मुझे टॉप रिजल्ट लाने 3-4 साल लगता है उस पर। तो हमारा अगर प्लान इस चीज को है, हम लोग सोच भी रहे हैं कि करेंगे, पर हम छोटी चीज से जाएंगे, मल्टीपल सेंटर्स पे नहीं जाने की वजह एक ही पर ज्यादा काम करके उसको बड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपका है कि लिमिटेड बट क्वालिटी। अच्छा, और सर अब संकल्प देखो सर, एडटेक में पीआर, पॉलिटिक्स, 10 तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब आपके पास वो पोजीशन है कि जहाँ पे आप किसी के अंडर नहीं हो, आपका खुद इंडिपेंडेंट चीज है आपकी, है ना। हाँ, मतलब कुछ हम लोग अभी टाई अप में बट तब भी इंडिपेंडेंट एक संकल्प। आप ऐसा क्या कल्चर सेट करना चाहते हो जो कि आपकी यूएसपी बने बाकी एडटेक्स के हटकर, कि जो आपको लगे कि हाँ जिस चीज़ के लिए मैं स्टैंड रहा, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस टूटे, है ना, बाकी लोगों से, कि तब शायद आपके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थे, है ना, जिसकी वजह से आपको क्वालिफिकेशन करना पड़ा, पर वो नहीं बैठा। अब आपके पास रिसोर्सेज, हर चीज़ आपके पास, रीच, फेस वैल्यू सब है। तो अब संकल्प में आज से 5 साल की बात का क्या विजन है, या अभी का क्या विजन है, ये कैसे कल्चर आप सेट करना चाहते हो कि वो हमेशा हटके रहे एक चीज़? देखो हम लोग जो उस विजन के साथ गए थे, वो विजन मेन ये था कि यार बच्चे को जो ना हम लोग उस तरीके से दें कि उसको इम्प्रूवमेंट हो। हाँ। जैसे हर कोई चिल्लाता है मैं रैंक लाता हूँ, मैं रैंक वैंक कभी बिलीव नहीं करता। मेरे पास आज भी बच्चा जब फोन करता है ना कि सर मैं सिलेक्ट हो गया, मैं एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में आ गया, ये भी मैं उसको कहता हूँ लाइफ में अच्छा करो। मैं कभी नहीं कहता तो टॉप डॉक्टर बन, ये हो। तो हमें बस ये विजन है कि अगर हम लोग कुछ बनाए तो ऐसा हो जो बच्चे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। बाकी उसको अच्छा बुरा करना खुद से करना है, और सारी चीज इंजीनियरिंग मेडिकल तो वैसे भी नहीं है, तो ये भी बच्चे को दिमाग में बैठना चाहिए। पर सर एक कल्चर और सेट हो गया है बहुत ज़्यादा कि फेलियर को भी बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि आप फेल हो गए कोई बात नहीं, करते रहो। ये तो पर सर मैं एक बात बताऊँ, मैं दिल क्या बता रहा हूँ, मैं दुनिया की छोड़ो, मेरी खुद बहुत अच्छे दोस्त मैं देख रहा हूँ जिनको मुझे लगता है
कि भाई इनमें तगड़ा टैलेंट है, अगर सोशल मीडिया में काम करे बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ड्यू टू एक फैमिली प्रेशर या नहीं फेलियर हो कोई बात नहीं, करो करो करो, बस अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लोग पुश कर रहे हैं। और ऐसे टैलेंटेड बच्चों का यूथ इंजीनियरिंग फ्री बंदा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके कुछ ना कुछ करके कर लेता है, पर नीट और इस मेडिकल लाइन में बंदे 4-4, 5-5, 6 साल तक घर पे पड़े रहते हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता कि आप 6 साल घर पे बैठे हो, फिर 5.5 साल की MBBS करोगे, फिर MD वगैरह करोगे, आप 32-33 साल के बाद आप अपनी फैमिली को जेन्युइनली सपोर्ट कर पाओगे। तो क्या सेंसर है आपका, क्या इस पे बहुत ऑनेस्टली ओपिनियन है कि सर ये बहुत बच्चे अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं इस चीज़ के पीछे? मैं क्या बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है ना कि बच्चा जितना ज्यादा गरीब है ना उतना ज्यादा डरता भी है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता। हाँ, वो क्या करता है, जब वो डर जाता है ना कि यार मैंने अगर छोड़ दिया तो मैं शायद फैमिली के लिए कुछ कर ही नहीं पाऊँ, मैं अगर ये करूंगा तो शायद कुछ कर नहीं पाऊँ, तो ये जो डर है ना उससे उसको लगता है कि 1 साल और कोशिश कर लेता हूँ। दूसरा क्या है कि यार एक हमने क्या किया है, हमने रिजल्ट को ज्यादा ग्लैमर, मतलब फेलियर तो किया ही किया है। हमने कहा कि जब तू डॉक्टर बनेगा, कोट पहनेगा, कितना बढ़िया लगेगा, तो उस सोच को दिमाग में बिठाया हुआ है। अब वही सोचता है कि यार डॉक्टर के अलावा मैं कुछ बन ही नहीं सकता। कुछ बच्चे ऐसे फोन करते हैं जिनके नंबर मान लो 4 साल ड्रॉप करने के बाद भी 720 में से 200 नंबर आ रहे हैं। हाँ। मैं बोलता हूँ उसको यार तू कुछ और कर लेना, भाई कहता है सर मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में वो व्हाइट कोट मतलब बैठा दिया है। हाँ। मैं इस चीज को बड़ा स्ट्रांगली बोलता हूँ कि जो बच्चे, क्या एक चीज मैंने और हैबिट देखी ऑनलाइन में, टीचर बोलते हैं कि तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लो। हाँ। जो चीज आपको मिली नहीं है आप उसको बिना बात के लगाओ मत ना। क्यों लगा रहे हो आप? भाई आप डॉक्टर हो क्या? नहीं हो ना, तो आप क्यों लगाते हो? आप उस चीज को फील करने लगते हो, उसको ड्रीम करने लगते हो, पर आप उसके हिसाब से एफर्ट नहीं कर पाते, चीज को छोड़ नहीं पाते। तो वो एक गलत चीज है। मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है 1 से 2 साल मैक्सिमम, मान लो किसी को लगता है कि यार मैंने 11-12 में कुछ नहीं पढ़ा, तो मैक्सिमम चलो 3 चले, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाना ही चाहिए। फैमिली सपोर्ट कर देती है कई बार, कितने भी अटेम्प्ट करो करती है फैमिली सपोर्ट, पर आपको भी तो सोचना है कि यार आप उनको कब सपोर्ट करोगे। हाँ। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि नहीं मैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, शाम में ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे दो ना घर पे। हाँ, आपको लग आपने सोच ही लिया कि अब करना ही ये तो फिर आप अदर तरीके है ना। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, एक बच्चा था हमारे पास, वो लास्ट ईयर तक हमसे जुड़ा भी हुआ था, अब उसका MBBS फाइनल ईयर हो गया और अब उसकी जॉब लगी हुई है। तो उसने क्या किया था, उसकी एक बढ़िया स्टोरी है कि उसने 12th से के बाद वो मेडिकल स्टोर पे जॉब करता था, तब उसे समझ में आया MBBS कर सकते हैं। अच्छा। उसने 2 साल पैसा इकट्ठा करके कोचिंग करी पहले तो। कोचिंग करने के बाद जिस साल उसका होने वाला था उस साल उसकी मदर एक्सपायर कर गई कैंसर से। फिर उसने 1 साल फिर दिया। अब जब वो MBBS कर रहा था तो उसके साथ साथ वो ट्यूशन पढ़ा के घर को सपोर्ट करता था। अब उसका जब MBBS कंप्लीट हो गया ना, वो क्या करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जॉब करता है, कहीं साइड से इधर उधर जॉब करके अभी भी एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करता है, साथ में पढ़ता भी है। तो ड्रॉप लेना ना लेना ये इंडिविजुअल का डिसीजन है। अगर आप ये लेते हो तो आपको कोशिश करनी है कि आप फैमिली को भी कहीं ना कहीं इसमें लेकर चलो, क्योंकि आप तो ड्रॉप करते ले जाओगे, वो कहीं मतलब समझ ही नहीं आता उनको क्या चल रहा है, उनको भी तो अलग ही प्रेशर हो जाता है। और सर जो फॉरेन कंट्री से बच्चे MBBS करते हैं यहाँ से हार के, उसका आपका क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से ना उसमें पहले देख के करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है ना, वो बच्चे, मैंने पीछे डाटा देखा था, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई कर पाते हैं, जो एग्जाम यहाँ के देना होता है, क्योंकि वहां पर उस लेवल की पढ़ाई नहीं है। हाँ, वो नहीं हो पाता। तो सोच के करना चाहिए, क्योंकि आप पहले यहाँ तो क्वालिफाई कर नहीं पाए, फिर आप वहां जाके कुछ और करके इसको कर रहे हो। इसमें क्या है, मेरा थॉट है, आप लोअर लेवल पे कुछ क्वालिफाई कर लो तो बेटर है। जितना आप ऊपर जाते जाओगे ना, जैसे मान लो आपने 11-12 में कुछ कर लिया, ठीक है, नहीं तो फिर आप ग्रेजुएशन पे SSC वगैरह UPSC करने की, तो जितना ऊपर जाओगे और मुश्किल होता जाएगा। तो अगर टाइम मिला है, कोशिश है, तो अभी कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि आप कहीं से MBBS करके आओगे तो बहुत आसानी से आपको एग्जाम को, मुश्किल है वो चीज मेरे हिसाब से। सर फिर मेरे को इस चीज जाननी है आपसे कि MBBS कर लेते हैं लोग, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक मॉरल लेवल पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप अपने स्टूडेंट्स जो अभी MBBS कर रहे हैं, MBBS कर चुके हैं, आप लोग एक क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार इन चीज़ों से कभी जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना? क्योंकि डॉक्टर जब आप बनने लगते हो ना, आप इतनी कुछ चीजें देख लेते हो कि आप मॉरल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। पर थोड़ा सा इंडिया में रिसोर्सेज कम है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। अभी पीछे जो हम लोग देख रहे थे, बिहार में ना बहुत कम वो है जो पैसा मिलता है ना, आप ट्रेनिंग करते हो आखिरी साल में, 15-16 हज़ार 10 हज़ार ऐसा है। यूपी में 12,000 के आसपास मैंने देखी थी कुछ ऐसे वीडियोस। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पैसा है। अब आप 8 घंटे आपसे जॉब कराई जा रही है। 8 तो सर बहुत कम बता रहे हो, बहुत लोग तो 14-15 घंटे तो एक्स्ट्रा है ही। फिर आपको पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो
डॉक्टर ऐसे तो मॉरली काम करता है, लेकिन थोड़ा सा ना रिसोर्सेज अगर उसको मिले तो बेटर कर पाए। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया का मतलब मेडिकल सिस्टम जितना भी है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बाहर एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। हाँ, ये सब बाहर भाग जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। हमें थोड़ा सा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मतलब बच्चों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब उसी में लगे। क्योंकि तपस्या ये पूरी तरह से दो नीट करना, फिर एमबीबीएस करना, फिर एमडी करना, मतलब एमडी करना बहुत तगड़ी। तो आई थिंक दे शुड गेट द रिवॉर्ड, और ऐसा सिस्टम हो जिसमें उनको भी रिवॉर्ड मिले और जो पेशेंट्स में भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सर अब बात आते हैं कि आपने पिछले 5-6 साल में बहुत मनी, बहुत फेम, हर चीज़ तरह की चीज़ देख ली, समझ ली, बहुत डाउनफॉल भी देखा होगा आपने, बहुत पीक भी देखा होगा। ये तो सब चीज़ें सेकेंडरी, तो चल सर जीवन का पार्ट है, होता रहेगा। बच्चों के प्यार पे आते हैं कि सर जहाँ तक मुझे पता है ना कि बच्चे आपको बिल्कुल अंधा प्यार करते हैं। मतलब बच्चों का ऐसा आपको लव एंड सपोर्ट है कि आपके जाने से लोगों को कितना लॉस होता है, मतलब वो बातें तो सब हटके हैं। बट आपको ऐसा मोमेंट रहा हो अपनी लाइफ में इस ऑनलाइन की स्पेस में आने से पहले या ऑनलाइन की स्पेस में आने के बाद कि जहाँ आपको लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे अच्छा मिल नहीं हो सकता होती, या कुछ ऐसा मोमेंट स्पेशल मोमेंट विद सम स्टूडेंट? यार क्या होता है ना, जब हमने मतलब टीचिंग स्टार्ट की थी ना, तो हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो गाइड से पढ़ते थे, गाइड वगैरह से याद करते थे। तो वहाँ पर जब हमने देखा ना उनको समझा पा रहे हैं, और उनमें से कुछ ने साइंस लिया। अब देखो साइंस ली, वो आगे क्या बनेगा पता नहीं, पर एक लेवल तो आप किया हमने। तो ये जो चीजें हमने जब देखी ना, तो हमें लगा यार ये एक डिसेंट जॉब है जहाँ पे आप पैसा भी अर्न कर सकते हो और आपको कुछ गलत नहीं करना पड़ रहा है। तो ये वहां से ही मेरे को मतलब लगना स्टार्ट हो गया था। अब जब ऑनलाइन पढ़ाया तो बच्चे ज्यादा एक्सप्रेस करने लग गए मैसेज के थ्रू, क्योंकि बच्चा जब सामने ज्यादा नहीं बोल पाता। जब वो मैसेज लिखता है तो एक बड़ा मैसेज लिखता है, उतने बड़े मैसेज में वो सारी बात लिख देता है। कई बार मेरे पास तो इतने बड़े मैसेज होते हैं कि मैं पढ़ते हुए परेशान हो जाता हूँ, यार क्या लिख दिया तूने इतना सारा। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा वोकल हूँ, मतलब कुछ भी बोल देता हूँ। बच्चा इतना बड़ा मैसेज लिखता है, सर प्लीज गाइड मी। मैं सीधे बोलता हूँ क्या गाइड करूँ तेरे को, भाई किताब उठा पढ़ना शुरू करना, जब तक शुरू नहीं करेगा तब तक मैं क्या गाइड कर पाऊंगा। तो वही है कि शुरुआत में हमें ऐसे फील हुआ, लेकिन अब जो है बच्चों के जो मैसेज है ना वो मोटिवेशन की तरह काम। सर मैं बस इमेजिन करता हूँ कि जब नीट रिजल्ट आता होगा और 2-3 बच्चों को होता होगा, 8-9 बच्चों को नहीं होता होगा, बहुत सारे बच्चों का नहीं। तो ऐसा सर आपके पास किस तरह के डीएम आते होंगे? बहुत सारे बच्चों को ऐसे डीएम देखे कुछ कभी आप डर भी जाते हो कि क्या मतलब कुछ बच्चे तो इस तरह की बातें करते हैं जो नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर अब तो मेरी शादी कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज और समझता हूँ कि एक बहुत गरीब फैमिली का बच्चा इस लेवल तक आ जाए कि वो सिर्फ नीट की तैयारी कर ले, बड़ी बात है। अब वो सिलेक्ट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सीटें कम है बहुत, बिकॉज वो सिस्टम से फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर वो वहां तक भी आ गया तो बहुत बड़ी बात है। अब ये बात मैं तो समझ पा रहा हूँ, पर उसके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे। मैं तो जानता हूँ ना कि भाई गाँव का बच्चा जिसने 12th तक कुछ पढ़ा ही नहीं, अगर वो उस लेवल तक भी आ गया तो कितनी बड़ी बात है, समझ रहा हूँ, है ना। तो वो चीज हम लोग फील करते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि एज अ बैलेंस रिप्लाई करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर से जो रिप्लाई मिलता है ना, अगर वो थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना, तो बच्चा कोई गलत स्टेप ले सकता है। सही बात है। तो सर फिर आपका एक चलो पढ़ाई का तो टिप्स वगैरह तो आप देते ही रहते हो रोज, बट अपार्ट फ्रॉम द स्टडी अगर कोई स्टूडेंट कोई चीज एग्जाम तय कर रहा है, बीट नीट बीट जेई कुछ भी तैयारी कर रहा है, तो सर आपकी क्या मेंटल हेल्थ एडवाइस या कोई रूटीन में एडवाइस कि कुछ पढ़ाई का जो होती रहेगी उसके अलावा 3-4 चीज़ें करो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे? तो आपको कुछ एक ऐसी एडवाइस जो आप एक्सपीरियंस आपने नोटिस किया? मेरा ये मानना है कि हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चा है वो मतलब वीक और गरीब फैमिली का होता है। हाँ। गरीब फैमिली में 2-3 चीजें होती हैं, उनको कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती, उनके घर में कोई ऐसे इवेंट नहीं होते बहुत ज्यादा। तो उनको मैं बस ये बोलता हूँ कि तुम अपनी फैमिली को फोकस रखो, अपने पेरेंट्स को फोकस रखो, उसके अराउंड काम करो। जब तुम्हें रिलैक्स करने का मन हो रिलैक्स करो, पढ़ने का मन करे पढ़ लो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो तुम काम कर रहे हो वो कम से कम तुम्हारी फैमिली को बेनिफिट करे। मतलब मैं अब ये मानता हूँ कि यार जो बच्चा थोड़ा वीक फैमिली का होता है ना, उसको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, डिप्रेशन वगैरह उसको इतनी ज्यादा नहीं होती। वो क्या करता है, दूसरे को देकर डिप्रेस होता रहता है। उसको रियल में नहीं होनी चाहिए। अगर वो जेन्युइन है, उसको पता है मेरे को क्या करना, नहीं होनी चाहिए। होती भी है तो उसको खुद निकलना चाहिए। क्योंकि कोई है नहीं ना, क्योंकि वो पूरे परिवार में दूर दूर तक वही पढ़ने वाला है, वो किससे बात करेगा, और ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि उसको खुद निकलना चाहिए, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। मेंटल हेल्थ जो है उसमें बस ये है कि पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे बात कर लो, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। एक नॉर्मल फैमिली के बच्चे के लिए बढ़िया चीज़। सर आपने पेरेंट्स की बात करी, पर एक जो साइड ये भी है कि तैयारी के टाइम दोस्त भी रहते हैं लोग, कुछ लोग रिलेशनशिप्स में भी रहते हैं,
कुछ लोगों का अब इसमें 2 ओपिनियन आते हैं लोगों के, और मैक्सिमम एक यही ओपिनियन रहता है, नहीं दोस्ती नहीं करनी, रिलेशनशिप में नहीं आना, कुछ नहीं आना। 90% लोग ये कहते हैं, बहुत इक्कत से कहते हैं कि अगर आपको पता कि आप कितना लेवल तक इन्वॉल्व हो और बैलेंस कर पा रहे हो तो आप ठीक हो। तो सर आपका क्या ओपिनियन है कि अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है किसी चीज़ की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है कोई एस्पिरेंट, तो उसको दोस्ती, चाहे वो नॉर्मल फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, इन चीज़ों में किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहिए? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, 17-18 साल के बच्चे जो होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ को। हाँ, तो उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए इन चीजों में, नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, क्यों रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसा बच्चा होता है जो इन चीजों के साथ मैनेज कर पाए। मैक्सिमम बच्चे स्पॉइल ही कर लेते हैं। तो जब आपको पता है कि चांसेस हैं हाई स्पॉइल होने की चीजों के, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एज ऐसी है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते इमोशंस। आपको पता है कि देखो वो स्टेज भी ऐसी है कि आपके इमोशंस इतने हाई होते हैं कि आप कुछ भी पढ़ ले जाओगे, आप रात भर पढ़ ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इमोशन को सही चैनलाइज कर लो, बस ये करो, कोशिश करो इन चीज़ों को अवॉइड करो, क्योंकि सही समय पर सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं, गाड़ी है, पैसा है, सब आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ स्टेप गलत ले लिए तो फिर लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है। तो मेरा मानना है कि अवॉइड करो, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं चलने दो, पर बच्चा है ना वो, मैं अपने लेवल पे तो चीजें कंट्रोल कर लूंगा, मेरी एज में और बच्चे की एज में फर्क है। बच्चा नहीं कर पाता कंट्रोल, ये फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं कर पाता, वो सोच ही नहीं पाता इस बात को। भाई आज मैसेज आ गया, वो देखे जा रहा है मैसेज, बड़ी देर तक वेट कर रहा है, परेशान हो रहा है कि नहीं आया, दोबारा मैसेज आ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी चीज है, सब एज में फील होता है, इसमें कोई गलत थोड़ी है। तो मतलब तो 99% अवॉइड करो। अगर आप हो, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मैनेज करना कर पाओ तो, हाँ, अगर वो आपके अंदर है चीज, बहुत कम लोगों में होता है। बाकी सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जो ये हम तैयारी के टाइम चीजें देखते हैं, समझते हैं ना, ये कभी खराब नहीं जाती। मैं आपको बहुत दिल का बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत शिद्दत से जे की तैयारी की थी, एनडी की तैयारी की थी, कहीं पे कुछ अटेम्प्ट्स खत्म हो गए ड्यू टू एज कंट्रोवर्सी, मेरी कुछ मतलब एज का कुछ इशू हो गया, एक जगह जे में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें नहीं घुसते हैं, बस इतना था कि नहीं हो पाया, मैं तैयारी अच्छे से की पर नहीं हो पाया। बट मैं आपको बहुत दिल का बता रहा हूँ, उस फेस में घर पे कमरा बंद करके दिन के 9-10 घंटे पढ़ने की जो आदत लगी मेरे को, अब तो ऑफ कोर्स इंजरी में उतना पढ़ने की आदत नहीं पड़ती, अब तो इंजरी में ऐसा होता है कि हमारा एग्जाम होता है, एक दिन रात पहले पढ़ के निकाल लेते हैं हम लोग। बट वो जो एक आदत लगी खाली ना बैठने की, एक आदत लगी कि यार अगर दिन में एक दिन वेस्ट हो गया तो हमें फील होता है गिल्ट कि यार आज तो कुछ करा नहीं, वो आदत ऐसी लगी कि मैं कॉलेज में गया तो मैंने भी, जब हम भी पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट सेटअप चीज़ें, पॉडकास्ट बनाना, अपना मैंने जो स्टार्टअप बनाया हुआ है, तो मेरा तो यही मैं लोगों को कहता हूँ भाई तैयारी करो, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, होना ना होना तो बात ही बात है, बट आपको अगर मेहनत करने की आदत लग गई ना तो वो कभी खराब नहीं जाती है। और आज चीज़ आप भी एग्री करो, जो मेहनत करने की आदत लग जाती है वो कभी खराब जाती नहीं। मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर मैं आज ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, जो लोग मुझसे पूछते हैं कैसे मतलब इतना मैनेज करते हो, दिन में 12 घंटे कितने घंटे काम करते हो, तो मैं वही कहता हूँ भाई आदत लगी तैयारी की, जब हम तैयारी पढ़ते थे ना, और वही बच्चे जो मेरे एज ग्रुप के थे, जो उस टाइम उन्होंने इस एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सीरियस नहीं लिया, बस 11-12 मस्ती में कर रहे हैं, फिर देखेंगे क्या होगा, वो आज तक दिन के 4 घंटे कहीं स्पेसिफिक काम करने में, फोकस करने में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनके वो हैबिट बिल्ड हुई नहीं। अब मैं बिना प्रेशर कर सकता हूँ, और मैं क्या, बहुत लोगों ने चीज़ फील की। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यूपीएससी का एग्जाम मैक्सिमम वो लोग निकाल रहे हैं जो IIT, एम्स या कहीं ऐसी जगह से पढ़ा हो, तो उनके पास वो लॉन्ग स्टडी आवर्स है जिनको वहां उन्हें रेप्लिकेट करना है। तो जो कोई चीज कहीं करते हैं ना, वो बेकार नहीं जाती। एक्चुअल में क्या होता है, हम रिजल्ट उसी समय फोकस करने लगते हैं, रिजल्ट तो आएगा, अभी आए चाहे बाद में आए, एक बार जो हैबिट लगेगी वो आपको बेनिफिट करने ही वाली। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा करो लाइफ में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिलेक्ट हो, गॉट इट, मैं हमेशा ये बोलता हूँ अच्छा करो, अच्छा करो। अच्छा मतलब आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। गॉट इट सर। तो सर एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप पिछले 2-3-4 साल में आप काफ़ी फेमस हुए, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब ऐसा भी हुआ कि बहुत बच्चे से रैंडमली कहीं मिल गए रोड पे तो पहचान रहे हैं, ये आदत आपको रही नहीं होगी पहले, कोविड से पहले नहीं थी कि यार आपको जितने कोचिंग पढ़ाते उतने जानते हैं, तो सर इस फेम को, इस रिकॉग्निशन को आपने अपने पर्सनल में कैसे डील किया? थोड़ा अहंकार भी आता है किसी को? हाँ बिल्कुल आ जाता है यार, मैं तो जहाँ जाता हूँ भीड़ लग जाती है बच्चों की, एक आता भी, वो आया भी होगा शायद, ना आया तो पता नहीं होगा, आप बताएंगे कैसे? आता है सबको आता है, हमें भी आता है, लेकिन क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा था, अच्छा, अब धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि क्योंकि ये बच्चे पढ़ते हैं, जानते हैं हम थोड़ा यूट्यूब पे, तो इसलिए पहचान रहे। ठीक है, अगर हमें रियलिटी देखनी है, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी कहाँ दिखेगी।
जो हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ते। मान लो हम किसी रेलवे स्टेशन पे गए, वहां पर जो पानी बेच रहा है, कुली है या कोई, वो हमसे पढ़ तो नहीं रहा। एक बार आप उससे थोड़ा अलग टोन में बात करके देखो, वो बता देगा भाई आप क्या हो। समझ में आ रहा है? तो जब आपको अपना लेवल जज करना है तो बेस्ट वही है जहां आपको कोई बिल्कुल ना जाने, मतलब आपका नीश ना हो, वहां आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जगह होती है अपने आप को सही लेवल पे लाने की। अच्छा, ठीक है, तो उससे आपको समझ में आ जाता है। आप बोलो उससे गया पानी दे दे इधर, तो वो अपने आप बता देगा। बच्चे थोड़ी जानता है कि भाई आप बायो पढ़ाते हो या आप फेमस हो, उसका बच्चा थोड़ी पढ़ रहा है। पढ़ भी रहा होगा तो उसका बच्चे को पता होगा ना। तो वो आपको अपने आप धीरे धीरे एक लंबे समय में पता चल जाता है। बट सर देखो, आपने बहुत ऑनेस्टली बात कही, ये बात आपने बहुत ऑनेस्टली कही है और मैं उसकी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बट मैं कुछ लोगों को जानता है, कुछ टीचर्स को जानता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक ऐप या प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ, जिनको लगने लग गया कि उनसे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। मतलब वो चाहे तो देश सरकार बदल सकते हैं, वो चाहे तो प्रोटेस्ट करवा सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं, दंगे तक करवा सकते हैं, वो उनको उस लेवल का आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, टीचर बच्चे को पढ़ाता है बस, ठीक है। बच्चा रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उनको सीखता है, जैसे माँ बाप से सीखता है। और ये बहुत छोटा सेक्शन है। नीट हो गया, जेई हो गया, 11, 12, यूपीएससी वगैरह, ये बहुत छोटा सेक्शन है। और फिर इन द एंड हम लोग एक नॉर्मल सिटीजन ही है ना। जिस दिन हम लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके लाइन लगाएंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन। तो ये सर आपने यही आपकी सर यूएसपी की आप बहुत ऑनेस्टली बताते हो। कुछ लोग इस चीज को फिल्टर करते हैं, नहीं क्यों बताएं कि हमको बाकी लोग नहीं जानते हैं, वो तो उनको लगता है कि हमको सब नहीं जानते भाई, क्यों जानेंगे? और मुझे जानना भी नहीं चाहिए ना। मान लो अगर मुझे सब जान जाएंगे तो मैं पर्सनल लाइफ कैसे जीऊंगा? वही बात है। अब मान लो हम देखते हैं ना, विराट कोहली बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, उनका एक रीजन है ना कि उनको सब जानते हैं। पर्सनल लाइफ कैसे होगी भाई? तो जीवन में सब आपको जाने ये जरूरी नहीं है। आपको वो लोग जाने जिससे आप जुड़े हुए हो, और वो आपके नेचर को जाने, बैलेंस हो। हाँ, आपके नेचर को जाने, आप कैसे इंसान हो। जरूरी थोड़ी आपको सब लोग जान रहे हैं, कोई क्या फर्क पड़ेगा उससे। सर हमने बहुत सारी बातें करी, अलग अलग टॉपिक्स टच किए। अब बस मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, आप संकल्प बना रहे हो, काफ़ी बन भी चुका है, काफ़ी आगे भी निकल चुके हो उसमें, और आगे बहुत ज़्यादा निकलना भी है। तो अब आपका क्या विजन मिशन है संकल्प को लेके, कि नेक्स्ट 5 साल में संकल्प यहाँ स्टैंड करेगा और इस वैल्यू सा स्टैंड करेगा? देखिए क्या है ना कि हम ऑनलाइन सब लोग जो बना रहे थे ना, वो बच्चे को इम्प्रूवमेंट के लिए बना रहे थे। हमने क्या किया, बच्चे को बैच तो पढ़ा दिया, पर बच्चे को हम क्या करते हैं, एक लेवल पे लाके लगभग छोड़ देते हैं जहाँ पे वो मतलब सिलेक्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जी। कहीं ना कहीं एक ओवरऑल सिस्टम बनाना है ऑनलाइन में, जहाँ पर उसको सारी चीजें मिल जाए। मतलब एक तो ये है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और नीचे लेवल पे सॉल्व करनी है, 9-10th लेवल पे, जहां पर बच्चा 11th में जाकर उस तरह की मतलब प्रॉब्लम इश्यूज ना फेस करे। तो कोशिश रहेगी, लेकिन अभी रिसोर्सेज उतने शायद हमारे पास होते नहीं है ना। तो हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और इतना मतलब हमारे पास वो भी नहीं होता है कि लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते उन चीजों को लेके। लेकिन एक चीज रहती है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है, जो बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, वो आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी मैसेज करते हैं, और इसी मतलब लेगेसी को आगे बनाते रहना। गॉट इट। तो सर, और आपका मैंने और फिर ऑफलाइन को लेकर आपने बता दिया कि सेंटर खोलने हैं, बट इस तरह खोलने हैं कि धीरे धीरे ग्रो हो। बहुत ज्यादा खुल दी 10 चल कुछ नहीं रहा, बच्चे परेशान, तो चीज नहीं चाहिए आपको। एंड से आपकी बुक लॉन्च हुई है, तो बुक बताइए क्या सोच रहे हैं आपकी बुक का? जैसे क्या था, मैं बहुत साल से ना क्वेश्चंस पे काम कर रहा था। अच्छा। जैसे मेरे को बहुत साल हो गए, लगभग 10-12 साल से ज्यादा हो गए, मैं खुद से क्वेश्चन टाइप करके बनाता हूँ। अच्छा। नए क्वेश्चन है। तो फिर क्या हुआ था, मैं बैच में डोपा देता था। डोपा 10-15 क्वेश्चन होते हैं, हर क्लास के बाद में अलग से हाथ से लिख के बनाता हूँ। गॉट इट। ठीक है। तो जब मैंने ये सारा कलेक्शन हो गया ना, तो बच्चों का ये मानना था कि सर कहीं इसको एक साथ दे दूं और कुछ एक बुक की फॉर्म में दे दूं, ताकि हमारे पास लास्ट में रिवीजन करने को। तो मैंने डोपा, पुराने क्वेश्चन, नए क्वेश्चन मिलाकर एक प्रॉपर बुक बना दी। अभी वो उस फेज में है जो उसका लेवल 1 है। गॉट इट। हाँ ना, जहां पर हमने अगर बच्चा उसको कर लेता है, उसका लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ही और ज्यादा बेटर वर्जन में आएंगी। कि कहते हैं कि एक लेवल हमने पार कर लिया, और ज्यादा बेटर में आएगी। पर हाँ, अभी ये उस लेवल पे है कि अच्छे लेवल पे बच्चा कर। ये आपको बिल्कुल अपना ओरिजिनल है। ओरिजिनल है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का कॉपी नहीं है। हम किसी और के क्वेश्चन से नहीं बना रहे। ग्रामेटिकली थोड़े एरर हो सकते हैं क्योंकि मैंने खुद से बनाए क्वेश्चन। अच्छा। लेकिन क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो सर इसका अभी तक रिस्पांस कैसा रहा? अभी तक रिस्पांस बच्चों का बहुत अच्छा, मतलब जो भी बच्चा ले रहा है कह रहा है सर ऐसे क्वेश्चन हमने आपसे ही किए हैं। और क्वेश्चन करने के बाद टॉपिक में क्लियरिटी आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस कब बनाता था, जब क्लास खत्म होती थी उसके बाद लिखता था। टीचर का सबसे ज्यादा अच्छा दिमाग तब चलता है जब वो क्लास खत्म होती है ना उसकी, उसी वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मैं उसी वक्त लिखता था वो क्वेश्चन। तो उनका कलेक्शन है, कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ मेरे पुराने अच्छे क्वेश्चन है, उन सबको कलेक्ट करके जो ऑफलाइन में कराते थे, एक बुक की फॉर्म में लिया है। गॉट इट सर। तो सर पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा आपके साथ, मतलब
हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी, बहुत सी चीज़ों को हमने जितना बात करनी चाहिए उतनी ही करी, जा तो हम बहुत ही जा सकते थे। मतलब मेरा ये मानना है कि पॉडकास्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, जैसा हम बात कर रहे थे। बाकी किसी को हर्ट करने के लिए कभी भी हमने ऐसा किया भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब बढ़िया, मुझे भी लगा, मैंने ऑनेस्टली आपको सब कुछ बता दिया। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस और आप क्या? नहीं, बढ़िया मेरे को था ऑनेस्टली, मैंने आपको सर मेरे लिए तो बहुत मतलब बड़ी बात है। मैंने घर में बता गया था कि आज मैं तो उसके साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो मम्मी ने कहा, मतलब करा तो हमने भी एक्टर्स के साथ कर चुके हैं, बॉलीवुड एक्टर साथ, इन्फ्लुएंसर साथ, बट आपके लिए एक अलग फील है मेरा। तो होप सो ये पॉडकास्ट जाए सर, आप अगर अपनी ऑडियंस को बोल दो कि वही मैं कह रहा हूँ, लोग ऐसे जाने ज़्यादा अच्छा है कि अच्छे काम की वजह से। हाँ, तो सिर्फ वो बोल दो आपकी लाइक शेयर जो भी आपको लगता है बोलना सही। बेटा देखो, पॉडकास्ट देख लेना और बढ़िया से लाइक भी कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ें कुछ ऐसा लेके जाना है कि लाइफ में आप बेटर कर सको। ठीक है, तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। कैसा लगा बताना, जो अच्छा नहीं लगा वो भी बताना, जिससे हमें पता चले हम आगे क्या इंप्रूव कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।